एक लाइन है, बाय चांस और बाय चॉइस। हाँ हाँ हाँ। तो ये बाय चांस मान लो किसी भी स्कूल में जो है हम्म। 500 की बच्चे हैं, 500 जनसंख्या है बच्चे हैं। बच्चों की। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें 5% जो है डांस और म्यूजिक का शौक रखते हैं। बाकी इसी तरह जो है वो 5-5% कुछ खेल वाले हो गए, खेल कुछ वाले हो, साइंस वाले, कुछ आर्ट साइंस वाले, आर्ट्स कोई वाले। म्यूजिक वाला, कोई। तो उनके लिए सब तरह का प्रोविजन एक ही स्कूल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सबसे जिस भी पहले। तरह के वो अपने टैलेंट की चॉइस रखते हैं। नहीं, पहले तो ये बताओ इसमें दिक्कत क्या है, मतलब समस्या। इस समस्या ये है कि जो भी अपनी चॉइस से रिलेटेड, जो हम्म उसको दिल से पसंद है, टैलेंट जो निखारना चाहता है, हम्म अगर हम्म पहचान गया है, हम्म। तो उस तरह की सुविधा हो पाएंगी वहां पर, उस तरह की टीचिंग और फैसिलिटीज। दिक्कत, मैं तो सवाल ये है कि दिक्कत क्या है इसमें। अभी दिक्कत ये हो रही है हाँ कि जितने स्कूल्स हैं उन हाँ। स्कूलों में गिने चुने जो वो हैं, जैसे खेल है, ज़्यादा से ज़्यादा खेल को संबंधित है। मैं तो उस स्कूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जी। आप कह रहे हो जितने स्कूल हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ जिस जो स्कूल हमने बनाना है। हाँ जो। आप गिना रहे हो जो स्कूल, ये स्कूल अगर सफिशिएंट होते, ये जी। अगर अगर हमारे बच्चों के लिए सही रास्ता दिखा रहे होते, ये गांव को ठीक रास्ता दिखा रहे होते, तो हमें अपने किसी व्यवस्था की बात करनी पड़ती क्या। नहीं ये करनी व्यवस्था होती। खराब हो रखी है, तभी तो नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अपन कह रहे हैं नया एजुकेशन सिस्टम। इनसे एजुकेशन पॉलिसी में तो ये सिर्फ ये वैक्सीन लगा रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ कंपनियों को सौंप रहे हैं। सेल्फ नई एजुकेशन पॉलिसी में जमीनों को गिरवी रख रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं। नौकरी ठेके पे कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में तो बात बनेगी नहीं। रोबोट्स है नए उसमें तो। एजुकेशन सिस्टम से, नई एजुकेशन पॉलिसी में तो रोबोट्स हैं। वहां तो कह रहे हैं एक टीचर की जरूरत है, बस फालतू टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और नई एजुकेशन पॉलिसी में तो बल्कि इससे आगे जो आएगा वो क्या आएगा कि आंख पे वीआर चश्मा लग जाएगा, विजुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी वाला चश्मा लग गया। बच्चे को ये फील होएगा कि तुम क्लास में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, खेल रहे हो, बढ़िया है। घर पे बैठा चश्मा लगा के रखेगा पूरा दिन। अब चश्मा लगा के बैठे पूरा दिन अपना टेंशन फ्री, स्कूल में उसे क्या करना है, वो टॉयलेट में जाना है तो अंदर ही अंदर इस चश्मे में ही टॉयलेट में चला जाएगा वो। चश्मे में ही सब कुछ कर लेगा वो। मतलब उसे कुछ भी घूमना है, फिरना है, वो पूरा एकदम रियलिटी वाला होता है तो। नहीं, महसूस वीआर तो से होगा उसको रियलिटी वाला। महसूस भी होता है। लेकिन टॉयलेट करेगा तो ओरिजिनल में वो बाहर तो नहीं। वहीं कर देगा टॉयलेट तो। अच्छा वो असली में तो कर, लेकिन वो कह रहा है वैसे जाने का जी कर रहा है, अच्छा उस अच्छा फिल्म अच्छा में अच्छा। जाने का जी कर रहा है उसके अंदर उसको। तो वो अंदर ही जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, वो घूम सकता है, उसको एकदम फीलिंग वही आएगा उसका। इवन यहाँ तक भी होता है कि अगर वर्चुअल रियलिटी में अगर कोई अंदर कोई दूसरा आदमी भी हो उसी में, जैसे इंटरनेट है, दो प्लेयर आते हैं, तो ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी में आप आ जाओ और मैं आ जाऊं वर्चुअल रियलिटी में, दोनों मिले उसमें। वो उसने लगा रखा है वीआर, उसने लगा रखा है, और वो मिले और वो लड़ने लग जाएं और वो थप्पड़ मारे, तो दर्द असल में होता है। अभी पीछे वर्चुअल रेप्स हुए हैं लड़कियों के ना, इसके ऊपर इन्होंने पूरा वर्चुअल रेप्स ऑनलाइन, मतलब ऐसे उनको एक्चुअली उनके बॉडी के ऊपर उनकी बॉडी में पेन रहा। तो मुकदमे दर्ज हैं बकायदा, तो ऑफिशियल। ये दिमाग हाँ करता है ये, यहाँ। हाँ ये सारा कुछ साथ दिमाग से तो चलता है, सारा कुछ खेल है। साइकोलॉजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल ये न्यूरोलॉजिकल। न्यूरॉन्स का काम है, दिमाग का काम है। दिमाग को फील होना चाहिए कि तुमको थप्पड़ लगा है, वो दर्द अपने आप बता देगा। मतलब ये आप ये कहना चाह वर्चुअल रहे हैं कि रियलिटी जो। में दिमाग ये पता नहीं लगा पाएगा कि असल है कि नकल दुनिया में बैठे हो। जैसे अभी आपको जिस दुनिया में आप हो, अभी नकली दुनिया है ये। तो आपको मालूम ही नहीं है आप सिमुलेशन में हो, आपको पता ही नहीं है कि आप असल रियलिटी कुछ हो रहा है। तो वैसे ही उसको लगाने के बाद और एक अंधे कुएं में चले जाओगे इस तरह से उसके बाद इसको में। हम उससे रिलेटेड कर सकते हैं डॉक्टर साहब कि आपने जो कोरोना के समय में अपने वीडियोस में बार बार कहा था कि ये जो पेंडेमिक कंडीशन है, ये सिर्फ हमारे न्यूरॉन्स के साथ खेला जा रहा है। हाँ, और न्यूरॉन थॉट प्रोसेस के थॉट प्रोसेस साथ के साथ। प्रोग्रामिंग की जा रही है बेसिकली, कि वो चश्मा लगाना जरूरत है, वो स्कूल में रोबोट आना जरूरत है, क्योंकि इतने टीचर्स काबिल नहीं है। ये जैसे क्या होगा, खराब टीचर्स को नौकरी क्यों देनी, रिश्वत लेकर के टीचर्स की नौकरी क्यों लगानी। क्या नैतिक रूप से जो नेता है वो इतना गंदा और गिर चुका है कि उसे पता है कि शिक्षक देश का निर्माता है, तो कम से कम शिक्षक की भर्ती तो मतलब निष्पक्ष
और बढ़िया अच्छे आदमी टॉप क्लास की ढूंढनी चाहिए। मतलब पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को, सरकार को और हर तंत्र को मिलकर ये बात प्लान करनी चाहिए कि तुम्हारा बच्चा भी बर्बाद होने से तब बच सकता है जब शिक्षक टॉप क्लास हो, जितने चाहिए उतने हो, जिस तरह के चाहिए वैसे हो, जैसा स्कूल चाहिए तभी तो देश उस तरह से जा पाएगा। तो इसका मतलब है इतना नैतिक थोड़ी गिर चुका है कि उसे पता हो और वो ना करे। उसे पहली बात तो पता नहीं है, दूसरी बात उसको प्रमोट किया जाता है कि तुम रिश्वत लेकर के भी शिक्षकों की भर्ती कर सकते हो। तुम पेपर में फर्जीवाड़ा, जैसे एमपी में व्यापम घोटाला हुआ था, व्यापम का बहुत बड़ा बहुत घोटाला बड़ा है घोटाला सरकारी हुआ नौकरी था। में, तो उसमें शिक्षक भी लगे थे। जी जी। शिक्षा मित्र लगाना, कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करना, कहीं पर गेस्ट टीचर्स की भर्ती करना, कहीं पर टेम्परेरी टीचर्स की भर्ती करना, कहीं पर महीने भर के लिए ठेके पर भर्ती करना संविदा पर जैसे। तो ये सारा का सारा खेल, उनको मालूम है कि अगर शिक्षक डरा हुआ रहेगा, नौकरी भाग जाने का डर रहेगा, तो वो अपने बच्चों को कभी लड़ना सिखा ही नहीं सकता, सच के साथ खड़ना सिखा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर शिक्षक कम दिए जाते हैं स्कूलों में, जानबूझकर फैसिलिटीज कम दी जाती हैं स्कूलों में, जानबूझकर भ्रष्ट टीचर्स की भर्ती की जाती है, नेता के चेले की, नेता के रिश्तेदार की, अधिकारी के रिश्तेदारों की, और इस तरह से सिफारिशों से और पैसे लेकर के पेपर में धांधली। ये बकायदा जब वो इतना तक सील करने का अरेंजमेंट है कि आप बिना एप्लीकेशन में एंटर किए, बिना किसी ऐप के अंदर अपना नाम दर्ज किया है, तुम इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक भी नहीं जा सकते हो, तुमको खाना भी नहीं मिलेगा बिना कोई सर्टिफिकेट दिखाए। जब वो इतनी पाबंदी तक कर सकते हैं, तो क्या वो इन गलत चीजों के ऊपर, गलत नियुक्ति के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाएंगे नहीं, क्योंकि खराब शिक्षकों की भर्ती और खराब स्कूलों की हालत जरूरी है देश की अगली पीढ़ी को खराब और एकदम बददिमाग और कम इंफॉर्मेशन वाली और कम पढ़ी लिखी और जाहिल और बेवकूफ रखने के लिए। इसीलिए किसी भी स्टेट को बर्बाद करना है यदि, तो 15 साल कम से कम एक मतलब एक स्टेट में या एक जगह पर एक सरकार रख दो, तो वो जो अगली पीढ़ी है वो उसी तरह से सोचने लग जाएगी। मतलब आप एक सरकार रख दो और और मीडिया को कंट्रोल कर दो कि तुम्हारे यहाँ क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो अगली पीढ़ी के पास तो दूसरा अल्टरनेटिव थॉट तो आएगा ही नहीं ना, अल्टरनेटिव थॉट नहीं आ पाएगा। इसीलिए जिस भी स्टेट को खराब करना है वो यही करना है। जैसे अभी क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, 2029 तक क्या होने वाला है। 2029 में 29 तक सारे के सारे सिस्टम, रेलवे, LIC, आर्मी, नेवी, जैसे अग्निवीर टाइप से हो गया, किसान, मंडी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, जजेस की भर्ती, वकीलों के साथ, पुलिस वालों के साथ, मतलब हर तंत्र के हर अंग के साथ मतलब ज्यादती करके और उनको सप्रेस किया जाएगा, जितना सप्रेस किया जा सकता है। अब यहां से देखेंगे कि जनता में विरोध का स्वर उठेगा कि नहीं उठेगा। नहीं उठेगा तो यही सरकार ला दी जाएगी। स्वर ना उठे उसके लिए उसके उनके ऊपर FIR करवाना, बोलने से रोकना, इंफॉर्मेशन का ना जाने देना, गलत इंफॉर्मेशन देना, या डर दिखाए रहना, या सरकार बनाते रहना, या पैसों से खरीद लेना, ये सब चलता रहेगा। परंतु CID वाले 24 घंटे जनता के अंदर नजर बना के रखते हैं। वो देखते हैं कि जनता के अंदर बहुत गुस्सा है, इस सरकार की कोई औकात नहीं है, और CID के अंदर जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं वही उन्हीं के बैठे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, उधर से अमेरिका से ही कंट्रोल होते हैं। वो वहां पे अपने आका को बता देते हैं कि जनाब CID की रिपोर्ट ये कहती है कि इस मौजूदा तंत्र से लोग इतने खफा हो चुके हैं कि कभी भी क्रांति हो सकती है। मान लो JSM जब क्रांति बिल्कुल करने ही वाला हो और इसकी खबर सब जगह फैल जाए और CID रिपोर्ट दे दे कि JSM इतने तारीख को ऐलान करने वाला है, उससे पहले JSM से ही कोई एक व्यक्ति जो पहले JSM में था किसी और चीज का ऐलान कर दे। अब वही हम सोच रहे थे, वही उसने कर दिया क्योंकि CID की रिपोर्ट दे दी। वो जो उसने कर दिया, अब आप जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, जिनको ये पूरा षड्यंत्र समझ में आता है, हम जो लड़ाई लड़ने वाले थे, अगर संजीव ने शुरू कर दी तो सारे जने मेरा गला नहीं पकड़ेंगे कि उसका साथ क्यों नहीं देते हो, वो भी तो यही लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन वो तो संजीव तो उनका आदमी है। समझ गए ना बात?
अब लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी जाएगी तो कॉम्प्रोमाइज होना है कि नहीं होना है, टीवी पे बुलाना है, अपने विचार देने हो तो वो दे रहा है, ट्रेंड है वो, पूरा सिखा रखा है उसको बोलना। अभी जैसे सिखा रहे हैं सारे काम करने, सिखा रखा है, उसको मालूम है कौन सी बात का क्या जवाब देना है, और पब्लिक को मालूम है कि पब्लिक भी कहेगी कि हाँ यार ये तो बात तो एकदम 100% सही बोल रहा है। अब अपने साथ क्या दिक्कत हो जाएगी, जो जैसे वाले हैं विरोध करें तो जनता की नजरों में विलन, सपोर्ट करें तो उन्हीं के खाते में जाएगा सब कुछ, क्योंकि वही करवा रहे हैं सारा कुछ। नहीं समझे? मतलब अब अपन सिर पकड़ के बैठेंगे तो गड़बड़ हो गया यार। क्योंकि सीआईडी ने पहले ही बता दिया ना। तो अभी क्या होगा कि बीजेपी के खिलाफ जब पूरी हवा बन चुकी होगी 29 तक, भक्तों को भी समझ आ गया होगा, या उनको जो आरएसएस वालों को भी पता लगा, उनके भी बच्चे बर्बाद होने लगेंगे जब मोबाइल में अश्लीलता देख के और गुंडागर्दी करके और नशे की गरत में और बेरोजगारी में और लड़ाई करके और गुंडागर्द, मतलब अब वो नारे लगाएंगे जैसे, मतलब जय श्री राम के नारे लगाएंगे, या फिर किसी को पीटने की बात करेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान का करेंगे। सड़क पर चलते हुए नफरत आ गई है। अभी पता लगा किसी ने किसी को चाकू गोद दिया, किसी ने किसी को काट ही दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी दाढ़ी देख करके। मेरे को तो विजय का लगता है, मैं तेरा नंबर भी आएगा कभी मुसलमान सोच के कर देंगे काम। अरे मैंने सलाम ठोक दी एक दिन शिमला में मुसलमान सोच के। हाँ तो बोल दिया था मैंने सलाम ठोक दी, सलाम ठोक दिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बोल दो, ठीक है। तो अब वो जो ऐसा करते, जो ऐसा करते हैं, मान लो वो जो ये सब कर रहे हैं, अब मान लो ऐसा करते करते जो अंदर नफरत है उसमें वो गली में चलते किसी को मार देते हैं, तब थोड़ी बीजेपी आएगी, तब थोड़ी आरएसएस आएगी बचाने, तब थोड़ी कोई नेता आएगा बचाने। वो कहेगा यार मारना तो हम भी जस्टिफाई नहीं करते, वो तो 1 मिनट में पैदा हो जाएंगे। वो वहां से स्टेज से तो बोलेंगे कि मारो, गोली मारो सालों को, फलाना ढिमकाना और ये वो, लेकिन जब आप अंदर जेल में जाओगे तब कोई नहीं संभालेगा। मैक्सिमम यूथ का भविष्य एफआईआर में ही बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये प्लानिंग का एक हिस्सा है कि मैक्सिमम यूथ का, तो अब यूथ जो एफआईआर जिसके खिलाफ लिखी गई झूठी सच्ची, पूरे गांव के खिलाफ लिख दी मान लो, अब क्या लिखना है, अपने का चारों का नाम पता है तो 4 का नाम और 50 अन्य, उस अन्य में पुलिस वाले किसी को उठा लें, ये वो अन्य था, ये वो अन्य था, वो जो एक एफआईआर है ना उसमें वो अन्य ये था, हमने जांच में पता किया। अब एक बार तो डालना है उनको अंदर, एक बार तो रगड़ना है ना उस अन्य के बहाने। आपका मनोबल तोड़ने के लिए उनको तो आप अन्य में भी आपको तो वो अन्य में भी रगड़ सकते हैं। दे हैव दैट पावर। और नए बीएनएस में तो पुलिस को इतनी ज्यादा ताकत दे दी इन्होंने कि आम इंसान को वो जब चाहे घर से उठा के रगड़ सकते हैं। मतलब आपका जीना मुश्किल कर देंगे वो इस लेवल पर। अगर आपके साथ पब्लिक संगठन लोग नहीं है, तो आपके साथ बोलने वाले लोग नहीं है ना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम लोगों को इस तरीके से करना पड़ेगा कि भाई देखो अभी जांच पड़ताल कर लो आपस में, ये अगर आदमी खराब लग रहा है तो इसके साथ में मतलब मत उठो बैठो, इसका अपनी क्रेडिबिलिटी मत दो, पर एक बार साथ आ गए तो आगे खिलाफत नहीं करनी, कम से कम साथ नहीं देना ना, साइड में हो जाओ ना, खिलाफत मत करो, क्योंकि उनकी ताकत हमारी लड़ाई है, आपसी में हमको हमारी आपस की लड़ाई उनकी ताकत है। और हमारी ताकत, हमारे पास उनसे ज्यादा पैसा नहीं, हमारे पास उनसे ज्यादा बंदूक नहीं, हमारे पास उनसे ज्यादा संसाधन नहीं, गाड़ियां नहीं, ये हार्प टेक्नोलॉजी नहीं, कैमरा सीसीटीवी कैमरा नहीं, पैसे का कोई कंट्रोल नहीं, धन नहीं, जमीन नहीं, कागज नहीं, रजिस्ट्री नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ हम हैं। मतलब तो वो क्या करते हैं जब वो करेंगे 29 में कि पब्लिक के अंदर आक्रोश आ गया है और मतलब पब्लिक जो है वो बहुत वो हो गई है, उस टाइम फिर हीरो बन के निकालेंगे नए नेता को। नया नेता पहले केजरीवाल को बनाया उन्होंने, मीडिया के माध्यम से ही बनाया केजरीवाल का, ठीक है उसने मेहनत बहुत करी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा मेहनत किए हुए लोग बहुत हैं। ठीक है, अब हमने भी मेहनत करी है, लेकिन हमसे मेहनत किए हुए भी बहुत हैं। वो जिसको चाहेंगे, मतलब बेसिकली उनको दिखता है कि यहाँ ये सूट करता है फॉर्मूला। जैसे कहीं पर भी बीजेपी को अगर लाना है, उसको लाने के लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तेमाल किया गया,
कि कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस का अल्टरनेटिव बीजेपी नहीं हो सकती, जैसे पंजाब है, पंजाब में कांग्रेस का अल्टरनेटिव नहीं हो सकती बीजेपी। जैसे हिमाचल है, हिमाचल में कांग्रेस का अल्टरनेटिव सिर्फ बीजेपी है, तो वहां अरविंद केजरीवाल को कोई सीट मिलेगी नहीं। जैसे दिल्ली में जिस वक्त केजरीवाल आया उस टाइम कांग्रेस का अल्टरनेटिव बीजेपी नहीं थी, ना बीजेपी के पास कोई नेता है, ना बीजेपी की कोई हवा है, ना कुछ है, तो कांग्रेस का अल्टरनेटिव एक नया खड़ा कर देंगे। पहले एक बार पावर कांग्रेस से शिफ्ट होकर उस नेता तक चली जाए, बाद में उस नेता के साथ लगे लोगों को बीजेपी में शामिल करा लो। वो नेता के पास क्या रह जाएगा भाई? जो जेएसएम में 20 एसटीएल तैयार करे हैं, वो इन 20 को ले जाओ, इनके पास सबके फोन नंबर है, इन्हीं के पास सब कुछ है, अपन तो लुट गए ना। है कि नहीं? बात तो सही है। सबके साथ कनेक्टेड ये लोग हैं, तो अपने पास तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कुछ रखा नहीं, हमने किसी से कांटेक्ट नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। अब किसी को अगर हमको तोड़ना है तो एसटीएल्स को तोड़ लो, तो आपके पास रेगुलर फोन आएंगे, अभी अपनी टीम में से भी आएंगे, अंदर से भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, वो आपको मतलब ये करने के लिए, अरे ये तो ये भी करता है, ये इसके अंदर तो ये ऐप है, इसमें तो ये है भाई, अभी कर दो ना रिजेक्ट, क्या दिक्कत है? अभी चेक कर लो, देख लो, परख लो, ब्लड टेस्ट करा लो, पुलिस वेरिफिकेशन करा लो, दूसरे करा लो, अभी जब भी जो जी करता है गांव में जाके पूछे आओ, जहां कॉलेज में पढ़े वहां पूछिए आओ, जहां रहे हैं आज तक वहां पूछिए आओ, जिनके साथ उठा बैठे उनसे पूछिए आओ, अभी कर लो जो करना है तसल्ली। लेकिन फिर बाद में सवाल के लिए जगह ना हो, फिर क्या है, फिर सवाल नहीं पूछना, फिर साथ देना है, अगर साथ देने का मन नहीं है तो अलग हो जाना है, चुपचाप बैठ जाना है। अपना विरोधी काम के करना साथ है। जाकर विरोधी बैठने के का साथ। मतलब है कि आप उनके जाल में फंस गए फंस गए। भाई। और क्या करें, अगर आपके पास विचार की इतनी बड़ी ताकत है तो नया विचार खड़ा कीजिए बराबर में और लोगों को वहां ले जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हमारी लड़ाई सेम है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप लोग सारे जितने लोग बैठे हो, आपको अगर ये नहीं लगता है कि भाई ये चीज गलत है देवेंद्र की, तो उससे बढ़िया, इसका मतलब मालूम है आपको सही क्या है, तो खड़ा होकर के उनको बोलो, पावर डबल हो गई फिर। डबल हो गई पावर हमारी, फिर उसमें कोई नुकसान नहीं, सबकी पावर डबल हो गई। तो वो जब क्या करेंगे, अभी जब बीजेपी से जब ये सत्ता जो है, जब इनको देख लेंगे कि पब्लिक ही छीनने वाली है, जब तक पब्लिक सोई है, जब तक पब्लिक में परसेप्शन बनाने में ये कामयाब हैं, जब तक पब्लिक में भ्रम फैला रहे हैं, जब तक मीडिया पे लोगों का भरोसा है, जब तक लोग खुद खड़े होकर के अफसरों को थप्पड़ मारना शुरू नहीं करते, जब तक नेताओं की लुंगियां फाड़नी शुरू नहीं करेंगे, तब तक इनको लगता है कि जनता में कोई बोल नहीं रहा है। जब नेता पिटने शुरू होंगे, जब नेताओं, जब हर मतलब इनका बीजेपी का झंडा देखते ही आरएसएस वालों का पता लगते, जैसे पहले था ना, मेरे दादाजी बोला करते थे, जिंदगी में किसी के घर भी रिश्ता कर देना, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले का घर मत करना, बस। ये मेरे दादाजी की स्टेटमेंट थी कि अपने घर में कोई रिश्तेदारी आरएसएस से नहीं होनी चाहिए। ये उनका, उन्होंने, मैंने कहा क्यों? कह रहे ये कच्छे वाले, इनका मतलब इनका ये समझो, इनका तो खाना ही खराब है, इनका बीज ही खराब है, और जिसका बीज खानदानी है वो वहां टिक नहीं सकता, दम घुटेगा उसका वहां, क्योंकि उसको राष्ट्र प्रेम के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर वहां पकड़े रखते हैं, बस वो एक ही शब्द के पकड़े रखते हैं, लेकिन जहर घोला जाता है अंदर टोटल। अच्छे डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा होगा ना जी, जो वो बाबरी मस्जिद वाला, और वो सारे देखे हैं वो हाँ, दादा, और इसलिए ने उनको तो, पता है उन्होंने पूरा। तो वो देखा। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसमें अ, अब वो पता है कि भाई जहां पर इन जो जिनको घर में भी नहीं घुसने देते थे, जिनके साथ रिश्तेदारियां भी नहीं करते थे, उनको सत्ता सौंप दी। अभी मैं एक कपिल सिब्बल के डायलॉग्स देख रहा था, कुछ बातें देख रहा था, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वो एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, और मैं देख रहा था कि यार मैं इसको शेयर कर लूं, सबको पता लगनी चाहिए ये बातें। अब पंगा ये है कि मैं अगर फेसबुक पे शेयर करता हूं तो कांग्रेसी का ठप्पा लगा देंगे 1 मिनट से पहले, ठीक है। अब मैं फिर कपिल सिब्बल के साथ दूसरे लोगों को देख रहा था, मैंने देखा कि यार ये कांग्रेसी लोग है ना, ये लोग मतलब स्मार्ट भी थे, और ये लोग इस मामले में ये मैं इनको अच्छा कहूंगा। देखो लूट मचाई, वो सब लूट मचाई है उन्होंने, खूब मचाई, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे मैंने देखा कि इन्होंने वकीलों को आगे रखा हुआ था, चाहे उन्होंने चाहे शिक्षा मतलब जितने भी लॉज लेकर आए, जिनसे हुआ बेशक नुकसान हुआ एजुकेशन का, लेकिन उन्होंने पढ़े लिखे आदमियों के हाथ में कमान दी,
कि एजुकेशन मिनिस्टर वो है जो पहले कानून मंत्री भी रह चुका है, देश का बड़े वकीलों में, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों में जिसका नाम है, वो शिक्षा मंत्री बनाया, कानून मंत्री भी रह लिया, शिक्षा मंत्री तब बनाया। और मतलब उस ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आता है, समझ वाली कैटेगरी में। तो उसे मालूम है कि देश के नागरिकों के क्या अधिकार हैं, उसे मालूम है कि संविधान क्या कहता है, उसे मालूम है कि आदमी का क्या हक है। तो वो लोग मीठा मीठा दबाते थे आपको, वो लोग जनता के अंदर सवाल उठाने की बात को जिंदा रखते थे। लोगों को यह भ्रम रहता था कि हम अगर विरोध करेंगे तो सरकार को सुनना पड़ेगा, वो इसके स्पेस रखते थे। इन्होंने तो वो स्पेस पूरा बंद करने की पूरी प्लानिंग करी। और इन्होंने क्या किया कि सबसे बेवकूफ आदमी को शिक्षा मंत्री बनाना है, सबसे जाहिल आदमी को कानून मंत्री बनाना है, सबसे भ्रष्ट आदमी को अर्थशास्त्र अर्थ दे देना है, मतलब उल्टा करना है। सबसे बीमार आदमी को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दो, मतलब उसका काम है नाश करना, उसको असलियत उसका प्रैक्टिकली जानबूझ के नाश करवा। अब जब ये हम जैसे लोग जब जनता में बताएंगे तो जनता के अंदर जागरूकता आएगी, तो विरोध के स्वर तेज होंगे। विरोध के स्वर जब तेज होंगे तो ऊपर सीआईडी चली जाएगी, सीआईडी देखेगी कि इस आदमी को अब उतारना ही पड़ेगा। अब इसको उतारने के लिए अल्टरनेट कौन होना चाहिए? फिर वो जनता के अंदर लोकप्रिय होना चाहिए, क्योंकि जनता को ये नहीं पता लगनी चाहिए कि ताकत उसके पास है। वो कहेंगे जनता में ताकत इसके विरोध में इससे लड़ने वाला सिर्फ ये व्यक्ति है, तो वो एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे। इसको करिश्माई पॉलिटिक्स बोलते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना देंगे, संगठन से भी महत्वपूर्ण। जैसे नरेंद्र मोदी संगठन से महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है ना, पार्टी से भी ऊपर, आरएसएस से भी ऊपर, सबसे हो गया ऊपर ये। मेरे याद है जी 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो संपादकीय लेख मैंने पढ़ा था अखबार का, दैनिक जागरण का, तो नाम मेरे याद नहीं किसने लिखा था, तो उसने यही बात लिखी थी कि नरेंद्र मोदी आज के समय में बीजेपी और संगठन से भी बड़ा है। हाँ। अगर ये चाहे तो बीजेपी कहीं चले जाए, अकेला सरकार बना लेगा। हाँ, उस टाइम ये वो मतलब उस टाइम उसकी छवि संपादकीय बनाई गई है, संपादकीय में लिख दिया। तो जो लोग संपादकीय लिखने वालों को इंटेलिजेंट समझते हैं, वो लोग तो उस विचार को एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो आपस में जब चर्चा करेंगे तो जो अनपढ़ आदमी जो अखबार नहीं पढ़ता उस तक भी बात ये जाएगी, यार ये नौकरी करने वाला भी यही बोल रहा है, यार डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे हैं, यार मास्टर जी भी यही बोल रहे हैं, यार वकील साहब भी यही बोल रहे हैं, नेताजी भी यही बोल रहे हैं, तहसीलदार भी यही बोल रहा है, डीसी भी, सारे यही बोल रहे हैं, तो हम कौन होते हैं भाई अलग अल्टरनेटिव थॉट देने वाले? तो वो सोचते हैं कि बात तो सही होगी, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो वो थॉट प्रोसेस इस तरह से डेवलप करते हैं उसके माध्यम से। तो उस नेता को हीरो बनाने के लिए और इस नेता को देखो सत्ता से हटाने के लिए और नरेंद्र मोदी को जूते पड़ने के लिए सिर्फ एक ही काम कर दें, अगर न्यूज चैनल 7 दिन के लिए केवल सच दिखा दें और संविधान की पालना कर लें और अपने मानव होने का हक अदा कर दें, बस इस देश की जनता जो इतना देख देख के उनको हीरो बनाया है उसका सिर्फ अपना उतार दें कर्जा बस, और सच दिखा दें। हम ये भी नहीं कहते कि आपको किसी का विरोध या वो करना है, अगर सिर्फ सच दिखा दिया जाए कि कितनी जमीनें लूटी हैं, कितनों के बलात्कार हुए हैं, कितनों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, कितने लोग थाने में मरे हैं, कितनों की नौकरी गई है, कितनों ने आत्महत्या करी है, कितना कर्जा बढ़ गया है, किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, किसको कितना पैसा दिया, किसका कितना माफ किया, किसको किसे रगड़ा गया, कैसे मतलब किस तरह से फ्रॉड हुए और कितना घोटाले हुए और क्या अभी भी चल रहा है, और पूरे बात को अगर सिर्फ सच बता दें तो इतने में इस आदमी को नोच के खा डालेंगे ये लोग, देश की जनता ना, ये इस लेवल पे दुनिया को पता चल जाएगा कि इस नर पिशाच को तो किसी भी कीमत पर इस धरती पर ही रहने का अधिकार नहीं है। और ये मतलब सिर्फ सच दिखाने से, और अगर जिस तरह से वो लोग विरोधियों के ऊपर चढ़ते हैं अगर ऐसे हो जाए तो देश की जनता अगले ही दिन इसका वो काम करते हैं। अब इसको उन्होंने देख लिया, अब वो क्यों चाहेंगे कि वो जो गुस्सा है वो गुस्सा निकल कर किस सृजन में लगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशंस नहीं चाहेगा कि वो गुस्सा सृजन में लगे, वो चाहेंगे ये गुस्सा का जो गुब्बारा फूला है, ये जो ऊर्जा है, इसमें सुई मारनी है। इसमें सुई मारने का तरीका क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी को एक को इसके बराबर में अल्टरनेट बना दो। तो अभी क्या है, धीरे धीरे परसेप्शन आपने देखा होगा बन रहा है कि राहुल गांधी
उसके सामने स्ट्रांगली खड़ा हो रहा खड़ा किया जा रहा है, है उसको उसे। तैयार किया जा रहा है। जी, जैसे जी, नरेंद्र जी। मोदी की ट्रेनिंग हुई थी क्या बोलना है, हाँ। रिसर्च में जो हमें पता है वो उसको भी पता थी, आधार कार्ड क्या करेगा और फलानी चीज क्या करेगी, वो सब कुछ बुलवा रखा उससे। बोला है उसने जी। इस बेवकूफ को क्या पता वरना आधार कार्ड के बारे में, जी मतलब इसके अंदर तो अक्ल ही नहीं है, नाड़ा बांधना ना आता हो, क्या पता ससुरे को। जी। अभी जैसे तो उसमें क्या होगा कि वो, एक मिनट पूरा कर लूं फिर आप करना, वो क्या होगा कि नए किसी अल्टरनेटिव हीरो, उस हीरो को खड़ा किया जाएगा, तो वो हीरो डिपेंड करेगा उस वक्त देश की जनता किस तरफ देख रही होगी। मान लो राहुल गांधी की परसेप्शन ठीक बन गई, उसको बना दिया। केजरीवाल की परसेप्शन दोबारा बनने वाली नहीं है, क्योंकि हरियाणा वाले उसको इतना जूते मारने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो भगवंत मान से करवाया गया, ऊपर से आया आदेश ना कि केजरीवाल को अगर खत्म करना है तो भगवंत मान के थ्रू ऐसे निर्णय ले दो जिससे किसान खिलाफ हो जाए और जिससे ये हो जाए। और भगवंत मान तो बिल्कुल कठपुतली है एक तरह से, तो उसको लाया इसलिए गया है कि जहां कांग्रेस से डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हो सकता बीजेपी को, बीच में आम आदमी पार्टी को लाके पहले एक बार सत्ता आम आदमी पार्टी को और फिर बाद में उससे ले लेंगे। आम आदमी पार्टी खत्म ही तो करनी है। तो फिर जब परसेप्शन बनने लगेगा, तो जब वो बढ़िया उस लेवल तक पहुंच जाएगा परसेप्शन, जब देख लेंगे कि इधर जो है वो मतलब गुब्बारा है जनता का और इधर जो है वो नेता भी खड़ा है, अब उस गुब्बारे को शिफ्ट करना है, जनता के इस गुस्से को शिफ्ट करना है उस नेता तक जो नया खड़ा करना है इन्होंने। भले ही ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इनका जो इनकी हाँ भर देगा, जो ऊपर वालों की हाँ भर देगा, सीधी सी बात ये है यार। उनको सिर्फ इतनी सी बात चाहिए कि देखो ऐसा है, नरेंद्र मोदी से हमने इतना सत्यानाश करवा लिया है, हमें इससे अगले स्टेप पे नाश करना है। जो हाँ भरता हो उसको पीएम कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि सारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है अंबानी अडानी के यहाँ इन्वेस्ट किए बैठा है। रिलायंस में फेसबुक का इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक में बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट है, बिल गेट्स उधर का ही माल उन्हीं का आदमी है, फार्मा कंपनियों में बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट है। और तो इसका मतलब ये सारा नेक्सस एक ही है, पॉलिटिकल नेक्सस। तो ये पॉलिटिकल नेक्सस अगर एक है तो इसके थ्रू जो हाँ भरेगा, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो भी हाँ भरेगा वही बनेगा। मैं इसमें किसी को, क्योंकि अभी दिखने में आपको राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। एक हफ्ता चलाना है उनको टीवी पे, ये नेता ने इस स्कूल से पढ़ाई करी, वो ऐसा था बचपन में, वो इतना हगता था, इतने ग्राम मूतता था, इसका मुंह तो यहाँ से वहां जाता था। वो ऐसे उनकी रिपोर्टिंग ऐसी होती है ना, आज सुबह 10 ग्राम हगा उसने, आज जो है छींक ज्यादा आ गई, आज उनकी कुत्ती मर गई, कुत्ती के आज जो है लैटरिन थोड़ी फालतू आई, तो बड़ा दुखी था सारा परिवार। मतलब वो इस तरह से खबरें आती हैं उनकी, कभी आम खा लिया कभी आम खा लिया, आम चूस के खा रहे। तो मतलब वो टीवी पे वो चलना, वो नेता जो है जनता की नजरों में यार ये तो अच्छा कैंडिडेट है यार, परफेक्ट है, इसने तो इतने निर्णय जनता के हित के लिए रखे हैं। अब जनता का जो इमोशंस है वहां जाने लगा, तो सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी कि हाँ भाई अब जनता का जो इमोशन है वो उधर जा रहा है। फिर अब क्या करें, फिर अब एक काम करते हैं ना कि इसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं यार। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर मतलब ऐसे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन बनाना तो उसी को पड़ेगा। तो रास्ता क्या है फिर? उसका बैकग्राउंड नहीं वो तो तय हो गया, वो तय हो गया। अब परसेप्शन कैसे बने? वो नेता है, वो बढ़िया है, वो ऑप्शन भी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब नरेंद्र मोदी का राइट हैंड निकल करके उस पार्टी में शामिल हो जाए, या कोई दूसरा हैंड या तीसरा हैंड या चौथा हैंड या पांचवा हैंड, ठीक है, या कोई किसी वो मतलब उसके साथ का कोई स्ट्रॉन्ग पिलर जाके वहां खड़ा हो जाए। जैसे ममता बनर्जी के स्ट्रॉन्ग पिलर को, उपाध्यक्ष को या अध्यक्ष को पार्टी के उधर इस बीजेपी ने ले लेगी, तो वो उसके साथ जुड़ा आदमी का तबका मतलब पब्लिक में ये फील हो जाएगा जब ये नेता, हालांकि उसके साथ कोई नहीं जाता है, निष्ठा लोगों की पार्टी के साथ है, लेकिन परसेप्शन बन जाता है कि पार्टी टूट रही है। तो बीजेपी का बड़ा कद्दावर नेता जिसका आरएसएस में बड़ा वो रोल है, अखबार में छपेगा, टीवी पे आएगा, संपादकीय लिखे जाएंगे कि इसके जाने से इतना बड़ा डेंट पड़ा है, अब नरेंद्र मोदी कभी उभर नहीं पाएंगे, इसकी जो ये विरोधी पार्टी है ये बड़ा बढ़िया है, ऐसा करके, और वो उधर चला गया। अब वो जब जाएगा तो उसके साथ लगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, उसकी टोली के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट, फिर वो जाएंगे,
सिलसिलेवार रोज अखबार में छपेगा, लोकल में भी छपेगा, जिले वाले में छपेगा, स्टेट वाले में छपेगा, सब जगह छपेगा। छप लिया है ना। अब छपने के बाद क्या होगा, अगले स्टेप पे पब्लिक में परसेप्शन बनना शुरू हुआ, फिर एक नेता छोड़ेगा पार्टी, कभी कभी पूरा का पूरा वो छोड़ देगा, मंत्रिमंडल छोड़ देगा, कभी पूरा, ऐसा देखा है ना आपने सीन आपके आसपास। मतलब कभी ये इनमें से कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टेट में या आपके जिले में कहीं हो चुका है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ऑल स्क्रिप्ट। क्योंकि हमने तो भाई साहब, अब मैं क्या है कि धंधा कर रखा है उस टाइम इन लोगों के साथ में, तो इसीलिए उनका नाम नहीं ले सकते और पूरा खुलकर नहीं बता सकते। वरना गेम क्या होता था, गेम ये होता था, ये भाई जो है इसकी वोट काट सकता है और इसकी वोट काटता है, तो ये भी इसी जात का है, ये भी इसी जात का है, जीत रहा है ये, तो इसकी जात के आदमी को एक बार खड़ा करना पड़ेगा। अब ये बंदा पब्लिक में इसकी इमेज बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करना है, इसको मात्र 20 लाख रुपया देना है, 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया, ठीक है। इसको 20 लाख दे दो, इसको बोलो यार तेरे बारे जैसा उसके पल्ले क्या है, कोई आदमी, 4 आदमी जानते नहीं, ये करते नहीं, तू खड़ा हो, इसको पहले प्रचार कर। अब चारों तरफ बैनर बैनर बैनर, पब्लिक मीडिया शेयर शेयर, इसको चला देंगे। ये इसको कोई दिखा नहीं रहा है, जो मेहनत करा था, जो जिसके साथ लोग थे, इसको दिखा रही है सारी मीडिया। तो सेंटिमेंट्स डिवाइड, कंफ्यूजन, पब्लिक में कंफ्यूजन हो जाए, यार ये अब इसके जो इस जात के तो 2 आदमी हो गए, उस जात वाले हो गए कंफ्यूज, यार हमारे तो 2 हो गए, हमारे तो 3 हो गए। आ रहा ना दिमाग में बात, बुढ़ो बुजुर्गों से बात करते हैं, सारी डायलॉग यही है ना, ये हम तो, क्योंकि हम तो उनको, हम तो करा ही करते हैं। देखो हम तो उस थॉट प्रोसेस को डालते थे, हमें पता था कि ये कर दो तो दिमाग में पब्लिक ये सोचेगी, बात खत्म, ये कर दो तो अब बंदा सोचे यार ये तो पंगा हो गया, अब किसको दें। अब देखेंगे ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, अब ढूंढेंगे कुछ दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा ऑप्शन, या फिर इनकी जीत की संभावना तो इसने खो दी। एक तो पब्लिक, अब तो एक तो वोट बटेगी, वो नुकसान, एक वो जो कॉन्सेप्ट, जो पब्लिक में परसेप्शन बना था कि इसको वोट देनी है, वो परसेप्शन टूट गया। अब दूसरे को परसेप्शन बनाना है, वो परसेप्शन टूटना चाहिए बस, खाली जिसको देने का इरादा कर रही थी पब्लिक, सिर्फ वो परसेप्शन बनना चाहिए ना। तो अभी मतलब अब वो रास्ता होगा। फिर ये तो है चुनाव में खड़ा करने का रास्ता, पैसे दे के खड़ा कर दो। फिर दिख रहा है कि यार अब ठीक है, ये वाला परसेप्शन बन गया, इधर वाला खड़ा करने वाला तो विरोधियों की टूट गई, अब अपनी बढ़ानी। 2 ही रास्ते ना, विरोधी की वोट टूटनी कटनी चाहिए और अपनी वोट बननी चाहिए। अब मेरी वोट बढ़ने से ये दिख रहा है कि मेरे जो थॉट प्रोसेस की पब्लिक है, या जो इस कैंडिडेट की थॉट प्रोसेस की पब्लिक है, वो पब्लिक जो है वो इस थॉट्स की है, और इस थॉट के ये 3 कैंडिडेट हैं। तो इनमें से अगर अपने वाले कैंडिडेट को जिताना है तो वो 2 कैंडिडेट बैठने चाहिए। अब बैठने का रास्ता पूछेंगे, अगले वाले से पूछेंगे तेरा इरादा बताना क्या चाहिए, चेयरमैन नहीं चाहिए, चेयरमैनशिप ले ले, डायरेक्टर बनना है शुगर मिल का, इधर आ जा, फलाना काम करना है, इधर आ जा, बोल क्या चाहिए, क्या बोलो, बोलो तो बोल रहे। अब मैं इतने दिनों से लगा पड़ा हूँ, 10 साल हो गए मुझे देश की सेवा करते हुए, गाड़ी में इतना तेल फूक दिया, वो फूक दिया, इतना बैनर लगा दिया, चुनाव प्रचार में इतना पैसा, कितना पैसा खर्च हुआ है। अब मेरे 20-25 लाख रुपए हो गए, 50 लाख लेना तू, काय को टेंशन लेता है, अगली बार लड़ लियो चुनाव, ये पैसे से बिजनेस करो और कोई बढ़िया, और अपना रिलेशन बन गया, वो अलग, और चेयरमैन नहीं देंगे बोलो। अब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार खर्चा भी मिल रहा है और चेयरमैन भी मिल रही है, तो क्या नुकसान क्या है, ठीक है। और वो जो बोला जाता है वो क्या सोचकर बोला जाता है, आपका फोन नंबर, आपने अपने, जब आपने अपना फॉर्म भरा है वहाँ इलेक्शन कमीशन में, तो अपना फोन नंबर वहाँ देना होता है लड़ने वाले को, ईमेल आईडी देनी होती है, पैन नंबर देना होता है, खाता नंबर देना होता है, कितनी प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा देना होता है। अब उस फॉर्म को निकालो, चेक करो, अच्छा विजय की कितनी जमीन है, इसके पास 3 एकड़ जमीन है, इससे महीने का इनकम, साल का इतना इनकम होता है, बीबी ये काम करती है, ये खुद ये काम करता है, ये कंपनी है, इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, टोटल इतने की आईटीआर है, इतना पैसा कमाता है, टोटल साल का इतना खर्चा करता है। इसका मतलब है इस आदमी की औकात जो है वो साल का 1 करोड़ रुपये का है। अब इसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, अगले 40 साल और जिंदा रहना है, 1 करोड़ साल की कमाई है इसकी, इसको बोलो ऑफर 50 करोड़ ले, बात खत्म। जितना पूरी जिंदगी में कमाना नहीं आदमी कैलकुलेशन करेगा 50 करोड़, यार अगर जीव दबाएगा 60 ले, यार तू बात खत्म कर, अभी जल्दी, अभी चुनाव लड़ना है, फल ऐसे कर, तुम बोलो कितना, अदरवाइज तुम बताओ कितना खर्चा चाहिए तुमको,
डिजिट ही तो छापने हैं उनको, कोई मानक थोड़ी है उनके पास है, कोई टेंशन क्या है, भेज दे भाई, भेज दिए, छाप के भेज दो भाई, भेज दिए छाप के, क्या दिक्कत है? आप तो उसको असली सोच रहे हो ना, वो तो है तो चूरण वाले नोट है। उनको इतना ही कहना है ना कि पटेल साहब, अरिजीत पटेल जो बना था, वो गवर्नर बना था, तभी तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने दफ्तर हैं, हर जिले में बीजेपी ने एक दफ्तर बनाया नोटबंदी के बाद, और वो जमीन खरीद के बनाया 2000 नोट से। नो, ठीक है, या तो उसने सरकार ने लीज दी उनको, वो जमीन दी लीज पे या कैसे भी, अगर वो जमीन आज खरीदने लगे ना, जिस लोकेशन पर उन्होंने दफ्तर बनाया है ना, 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए से कम में वो दफ्तर बन नहीं सकता किसी भी कीमत पर, जमीन की कीमत समेत। आलिशान, वहां 7 स्टार बनाया है दिल्ली में, फिर प्रदेश कार्यालय 5 स्टार बनता है, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय 3 स्टार बनता है। अंदर जा करके वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पब्लिक को पता नहीं लगना चाहिए कि अंदर कितना बड़ा गेम खेला हुआ है इन्होंने। अंदर सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा कहीं की फोटो नहीं मिलेगी, कहीं की फोटो भी नहीं मिलेगी आपको। और वहां पे क्या है कि प्रेसिडेंट के साथ में ऐश करने के लिए वहां कमरा भी है, शयन कक्ष भी है, सारे जितने अयाशी के 3 स्टार होटल्स में जो फैसिलिटी रहती है, हाँ। उससे कहीं ज्यादा अच्छी फैसिलिटी इस ज्यादा समय में उन ऑफिसों में दी गई है, उनके कार्यालय ऑफिस में, में। ठीक है ना। तो वो पैसा कहाँ से आया? छपा और दे दिया। तो अब मान लो किसी को इलेक्शन में बैठने के लिए 20 लाख का 50 लाख देना है, 50 लाख का 1 करोड़ देना है, 1 करोड़ का 2 करोड़ देना है, 2 करोड़ का 10 करोड़ देना है, 10 का 50 करोड़ देना है, छापना ही तो है। या तो डिजिट लिखने हैं, या फिर छाप करके टकसाल में और दे देना है उधर से, कि नहीं? क्योंकि वो नोट का कागज आपके तो घर में बनता नहीं है ना, वो नॉर्मल फैक्ट्रियों में बनाना अलाउड है, वो सिर्फ रॉथस्चाइल्ड फैमिली से बनकर आता है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली की सेटिंग ऊपर सत्ता में बैठे आदमी के साथ है, तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली को 1 ट्रक खाली वो कागज, नोट का कागज देने में क्या तकलीफ है भाई? और गवर्नर को छाप के शाही दे दो, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट शाही दे दो और वो दे दो, तो छाप के ट्रक में भर के अंबानी की गाड़ी को, अडानी की गाड़ी को रोकने की औकात है किसी ठुल्ले की, किसी पुलिस वाले की? एसपी की औकात है क्या? अगर कोई पुलिस वाला अगर टोपी लगा करके स्टार लगा हो और गाड़ी के अगली साइड बैठा हो, अंदर चाहे कुछ भी भर रखा हो, गाय भर रखी हो, लड़कियां भर रखी हो, हीरोइन भर रखी हो, चरस भर रखा हो, कुछ भर रखा हो, किसी की औकात नहीं है बॉर्डर के ऊपर रोक देगा उसको। तो मतलब उधर से पैसा निकलते समय कितना ट्रक भर भर के पैसा निकालने में क्या दिक्कत है उनको जहां छापने। अगर जनता का अंकुश नहीं रहेगा तो किसी भी नेता को कितने भी रुपए में खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है? अब वो खरीद लिया मान लो जो बंदा था, अब एक खरीदा नहीं जा रहा है, अगले को पता है मेरा राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा इससे, अगर वो पॉलिटिकली स्मार्ट है तो। ये वो चीजें हैं जो हमने दिल्ली के अंदर बीजेपी के लिए काम करते समय अमित शाह की टीम के साथ प्लान करके देखी हैं। प्रैक्टिकली मैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इट्स नॉट कि मैं किसी की कही सुनी बात कह रहा हूं। बॉस को बोलो ये मैनेज करना पड़ेगा ऋषि। क्यों? बॉस कौन है? अमित शाह को बोलते हैं। हमारे अमित शाह तो अमित शाह कभी मिला नहीं, देखो सही बताऊं, दूर दूर से रामरमी तो हुई थी, वो नहीं आने देता, उसको मालूम है कि साहब ये आपका तो बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन तो अभी तो बोला हूँ, राजनीति के जो आप तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अमित शाह का नाम लेके बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब आप उसके पार्ट रहे हैं और उस पार्ट को आपने इतने खुल के कहा है, तो एक बड़ी बात मतलब मेरी इलेक्शन public के मैनेजमेंट लिए कंपनी ये- थी भाई, मेरी दुकान है, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मेरी दुकान से चमार नहीं ले सकता, कि नाई नहीं ले सकता सामान। दुकान थी, पैसे लेकर इलेक्शन मैनेज करते थे। नहीं, ये सवाल ये मे- पूछ का मेरा- है कि ये बड़ी बात है कि उसको डिस्क्लोज कर रहे हो आप, तो दिक्कत भी हो सकती है। तो अरे दिक्कत तो हुई पड़ी है सारे समाज में, नाश ही हुआ पड़ा है यार, दिक्कत तो क्या है, मतलब नहीं, सारे- नाश ही हुआ, अब तो नाश हुआ पड़ा है, अब क्या डिस्क्लोज करने को बचा है? अब देखो दुनिया को पता लग गया कि हम सरकार के खिलाफत में हैं, दुनिया को पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफत में, हमको पता है कि ये छोड़ने वाले हैं नहीं, उससे पहले पहले लोगों को पता तो चल जाए क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और करना क्या है। इन्होंने तो छोड़ना नहीं है। देखो चाहे वो मतलब दंगे का आरोप लगाएं, चाहे देशद्रोह का आरोप लगाएं, चाहे देश के साथ कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाएं, या नेशनल सिक्योरिटी का मामला लेकर के आरोप लगाएं, कुछ भी लगाएं, इनको करना है, इनको तो हाँ, कुछ ना कुछ तो थोपना ही है उनको, ठीक है। बिल्कुल। नहीं बोलेंगे तो भी थोपना है, तो भी थोपना है। थोड़ा बोलने वाले को भी थोपना है, बट ज्यादा बोलने वाले को भी। तो ज्यादा बोल के ठुकेंगे ना फिर हम, थोड़ा बोल के काहे को मरे यार, इतना सा बोला था, इतने में पिट गए। अब जब पिटते हैं तो मजा आता है कि बोले ज्यादा थे पिटे कम।
और पब्लिक को भी इस वीडियो को विशेष तौर से और इस बात को तो ध्यान से समझना चाहिए वो उस तो बात जिसको को। समझना चाहिए वो तो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना चाहिए ना समझ ले, वो कोई बात नहीं, कोई किसी बोलता रहे। लेकिन बात ये है कि अब टीम को बोलते हैं कि यार बॉस को बोलो इसको पकड़ना है, यार ये तो नहीं मान रहा है, पैसे से ये मान नहीं रहा, डर नहीं रहा, इसके खिलाफ ईडी की रेड मारोगे तो बात बनेगी नहीं। ईडी की रेड में तो ये मजबूत हो, क्योंकि चुनाव के टाइम पे रेड नहीं मार सकते। चुनाव के टाइम पे रेड मार दी तो समझो वो हीरो बन गया विपक्षी के ऊपर। चुनाव के बाद रगड़ना होता है, चुनाव से पहले नहीं रगड़ सकते आप किसी को। चुनाव से पहले रगड़ोगे तो वही जीतेगा जिसको रगड़ोगे। तो उस टाइम पे ईडी और इनकम टैक्स जो है वो नहीं आ सकता। तो अब अंदर खाते चलते हैं ऑपरेशंस। या तो किसी दोस्त से पूछो भाई इसके खिलाफ कोई सीडी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई लड़की का मामला, कोई रिश्वत का मामला, कोई मिल जाए, बस चुनाव तक अंदर करना है। तो जो मेरे साथ रहे हैं, सचिन तू देख इसके खिलाफ कुछ मिल जाए तो 1 करोड़ तू ले लियो, ऋषि तेरे को देख किसने ले लियो, ठीक है। जो भी मेरे साथ रहा है, अगर उसे पता है कि मेरे क्या क्या ऐब हैं, मेरे क्या क्या ठिकाने हैं, मैं कहाँ कहाँ जाता रहा, मैं किस किस से मिलता रहा, मेरे साथ रहने वाले को तो सबको पता है ना बिल्कुल कि भाई ये यहाँ यहाँ जाता था, ठीक है। अब जब जब साथ में है तब तो उसे मैं उसमें वो गलती दिखाई नहीं दे रही है, और बाद में वो उसको आरोप बना करके पेश करने लगे, वो तो बाद की बात है, वो तो कहानी गलत। मेरी मतलब कोई भी नेता की, तो वो ढूंढते हैं पहले रिश्तेदारों में से कोई मिल जाए उसकी खिलाफत करने वाला। इमीडिएट रिश्तेदार होगा तो आसान होगा। मान लो मेरी खिलाफत मेरे परिवार में से मेरा सगा भाई या मेरे पिताजी या मेरी माँ के मुंह से कहलवा देंगे तो सबसे ज्यादा गोल्डन है उनके लिए। वो उनसे नहीं बात बनती तो चाचा ताऊ से कहलवा देंगे, उससे नहीं बनती है तो पड़ोसी से कहलवा देंगे, उससे नहीं बनती तो रिश्तेदार से कहलवा देंगे, उससे नहीं बनती तो साथ रहने वाले से, दोस्त से कहलवा देंगे, उससे नहीं बनती तो जिस संगठन में काम कर रहा है उससे कहलवा देंगे। अब ये सब भी नहीं है, अब क्या करें, क्योंकि सबके पास सब सारी चीजें नहीं होती है ना। किसी के पास कोई, अब किसी के खिलाफ भी कोई बोल नहीं रहा है, उसके वित्तीय भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ कोई खिलाफत में कुछ भी नहीं है, तो अब उसकी औकात से, जैसे बोला था मैंने कि उसकी साल की औकात है, साल का जो उसका इनकम है, औकात इन द सेंस मतलब उसकी जो हैसियत है, उसका जो साल की कमाई है, उसकी साल की कमाई से 50 गुना में बात बन नहीं रही है, तो अब 100 गुना करके देख लेते हैं। आंकड़ा ही तो बोलना है मुंह से, हमको तो फ्री अथॉरिटी दी जाती थी, तुम अगले के जबान से तुमको डिजिट निकलवाना है खाली। हमको फुल अथॉरिटी थी, तुम बोलो ना कितना लोगे यार, कितना नहीं लोगे, क्या लोगे। तुमको कहीं रिजॉर्ट चाहिए, तुमको कहीं घर चाहिए, तुमको मुंबई के अंदर कुछ चाहिए, तुमको स्विट्जरलैंड में कुछ चाहिए, तुमको स्विस अकाउंट में कुछ चाहिए, तुमको किसी देश का वीजा चाहिए, तुमको किसी देश की नागरिकता चाहिए, तुमको सिर्फ बोलना भर है। भाई किस इधर से लिया है क्या, ये तक पूछने गए लोग। अरे भाई कम से कम झूठा तो बोल दे कि कानड़े ने इधर से कुछ लिया है मेरे बारे में। कानड़े का किसने नाम लिया? नहीं नहीं, मेरे बारे में जो बोल रहा हूँ ना, कि जो पुणे का स्थिति बता रहा हूँ। वो बाद में वो का यार फिर की बात, फिर किसने कहा है मैं, हाँ, हाँ। और कोई गावा होली दिवाली, कोई पिट्टा छाछ। हम होली दिवाली गा रहे हैं, छाछ का पीटने का क्या लॉजिक, टेंशन नहीं लेने का यार, चलता है सब। तो वो मतलब क्या हुआ कि अब इशू आ गया कि अब ये फंस नहीं रहा, मान भी नहीं रहा, पैसे भी नहीं ले रहा। अब इसकी लिमिट पूछो, अब लिमिट आएगी तो वो बोलेगा 500 करोड़ डन, ठीक है। वो बोलेगा 100 करोड़ डन, वो बोलेगा 200 करोड़ डन, 1 सेकंड से डन। राजनीति में और चोरी करने वालों में और ड्रग्स का धंधा करने वालों में और बनियों में और आड़तियों में, यानी जो मोटा व्यापारी है और जो 2 नंबर का काम करता है, बंदूक का धंधा करता है, चरस का नशे का करता है, या दूसरे गलत काम करता है, अंडरवर्ल्ड में है, और जितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का करता है, या भिखारी है, या इस टाइप का, इनमें जबान की बहुत बड़ी वैल्यू है। यह तो हमने तोड़ रखी है अपनी। भाई साहब, सबसे गंदे और बेईमान लोगों में समाज के ऊपर जो कोड है उनमें ईमानदारी आपस में गजब की है, उनका संगठन और ईमानदारी बहुत अल्टीमेट है। राजनीति में भी अगर डन कह दिया किसी को इतना पैसा, तो वो मान लेते हैं कि डन है। और भी कुछ चाहिए पैसे के अलावा? चेयरमैनशिप, बॉस से बात करा देता हूँ, बॉस से बात कराओ भाई। बॉस का एक आदमी वहां होता है, वो
कीपैड वाला फोन लेकर के वो पकड़ाता है बॉस। हाँ कैसे हैं ऋषि जी, सब बढ़िया है, आपका बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप यदि देश राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र सेवा में यदि आप शामिल होंगे तो बहुत बढ़िया आहुति मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में करते हैं ना मिलकर के देश का विकास सब। ये तो क्या आप बताइए ना, परेशानी बताइए आप, खाली हम खड़े हैं 24 घंटे। अरे अमित शाह ने यार ये बात बोल दी, गडकरी ने यार ये बात बोल दी, यार स्टार प्रचारक ने ये बात बोल दी, भाई साहब आदमी छोड़ा, पैसा उल्टा मिल रहा, पैसा भी मिल रहा ऊपर से। तो अभी बोलिए ना, एक काम करते हैं, 500 करोड़ में डील हुई ना। अभी देखो खाली एक खोखा पड़ा है अपने पास गाड़ी में, 2 खोखा पड़ा है, 5 खोखा, जितना भी पड़ा, खोखा बोलते हैं करोड़ को ना वो लोग ना, इतना खोखा पड़ा है, उसको पेटी बोलते हैं, लाख को पेटी बोलते हैं। तो बोलते हैं अभी कुछ पड़ा है, टोकन दे जाते हैं, बाकी आप यहाँ कहो, यहाँ होटल में कहो, जहाँ कहोगे वहां डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कहोगे आप बस सोच के बता देना। पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं दूसरे के। अब वो ठीक है जी, अब गाड़ी से ले आओ भाई, कानड़े गाड़ी से ले आओ उठा के, कानड़े जाके बैग लाता, कानड़े तो ऐसे आएगा मटकता हुआ क्यों, बैग में पैसा पड़ा, इतना पैसा आखिर हाथ में, और वो पकड़ा दिया बंदे को, बंदे को पकड़ा दिया। तो ठीक है दादा कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आज से हम एक परिवार और कोई टेंशन नहीं। और फिर निकले बाहर, बाहर निकल के सिर्फ ऐसे हाथ मारना, उधर इनकम टैक्स की गाड़ी पेड़ के नीचे पहले से ही खड़ी है, शादी वर्दी में, शादी सुमो में उनको सिर्फ ये बताना है हुआ नहीं बात, जैसे बाहर निकल के बस ऐसे हाथ हिला देना कि बात बनी नहीं, पैसा नहीं है अंदर, ऐसे हाथ हिला दिया तो मतलब अंदर पैसा पड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस पैसे के ऊपर वो पिंक वाली शाही भी लगी है, सब लगा है उस अटैची के हैंडल पे ही लगा है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है, तुम एक बार हाथ लगा दो उसको, उसी टाइम इनकम टैक्स वाली गाड़ी अंदर। उसने कोई घोटाला किया हुआ नहीं है, लेकिन उस पैसे को एक्सप्लेन कर दो कहां से आया, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है तो अभी गया। अगर पब्लिक में और मीडिया में ये बात आ गई तो मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म। अब ऑप्शन क्या बचा ऋषि के भाई के पास कि यार सौदा करने के लिए देवेंद्र भाई आए थे, तो देवेंद्र भाई से बात करो, देवेंद्र भाई यार ये तो इनकम टैक्स वाले हो गए, अच्छा मैं बॉस से करता हूँ बात, कोई दिक्कत नहीं, बॉस से कर रहा हूँ, हाँ ठीक है भाई, तुम फोन बात पकड़ाओ, बात कराया, अब ये इनकम टैक्स वाला है, हाँ भाई क्या चक्कर है, पता नहीं है क्या कि अपना आदमी आप ये बीजेपी में आप ये आपने ज्वाइन कर लिया क्या, चलो क्या कर सकते हैं जी, चलो आप बता देना, लेकिन कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, बाकी तो सब हो जाएगा। कागजी कार्रवाई करके ले गए, उससे साइन करवा के ले गए कागज के ऊपर कि तुम्हारे यहाँ से बरामद हुआ है, क्या दिक्कत है, तुमको तो और मिल जाएगा। वो इनकम टैक्स वाले ले गए, ठीक है। अब शाम को बॉस फोन ही नहीं उठा रहा है, अगले दिन तो थाने में है, जाना है, थाने वो कह के आया आप शाम को आ जाना दोपहर बाद थाने में, दोपहर बाद थाने में आ जाओ। अब मैं तो बात करके आया था सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, थानेदार कह के आया कि 2 बजे थाने में आना है, साला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाना है थाने में, और थाने में बचाएगा बॉस, और बॉस ने फोन नहीं उठाया है और वो जो मिला था वो भी ले गए जहां से आया था वहां वापस चला गया अंडे तीनों फूट गए बच्चे एक में भी नहीं। ठीक है जी। अब क्या करें, अब सचिन भाई अब सचिन कह रहे हो आप तो दोपहर बाद आओ कल, को दिक्कत नहीं है। अब मेरे देवेंद्र भाई करो यार कुछ अरे क्या दिक्कत क्या है, बॉस से बात हो रखी है यार, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आराम से, पुलिस वाले को मैं अपने आप देख लूंगा, तुम्हारी टेंशन नहीं। फोन करके देखो एक बार, फोन करके देखा, फोन गया हुआ पहले से, हाँ वो अच्छे से बात कर रहा है, नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, अपने पास फोन आ गया था, आज शाम को बस सिर्फ साइन करने और आप भरी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस खुद के मुंह चल के पे हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, आप दिक्कत ही मत मारो, हमने रिकवरी दिखाई नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो गया जी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलना क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब पहले तो वो नेता था, उसे सब बोलना आता था, उसको सारे सवाल पूछने आते थे, उसको पता था कि मोदी क्या क्या गड़बड़ कर रहा है, उसको पता था, वो एक रात पहले उसे सारा पता है कि अपने भाषण में रात को ही बोल रहा है इस मोदी ने नाश कर दिया और ये ऐसा कर दिया, ये साले को हम देखेंगे, अब की बार हमको जिताओ और हमारे निशान पर वो मोहर लगाओ, वोट दो हमको, सपोर्ट करो, फिर देखो इनकी स्थिति से इनको भगाएंगे सारे। और अगले दिन सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में
देश को आगे बढ़ाने के लिए हम तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बिल्कुल टोन ऐसी हो जाएगी जो उनकी जैसी। पहली रात में कम्युनिस्टों की भाषा बोल रहा था, अगले दिन बिल्कुल राष्ट्रवादी हिंदी में आ गया। हम सुबह बैठ के तमाशा देख रहे होते, ऐसे ही बैठ के मैं टीवी पे जो बोल रहा होता हम बैठ के ऐसे देख रहे थे तेरी की। आप उस दौर में ज्वाइन किए हुए 2019 से पहले वाले चुनाव से पहले ज्वाइन किए हुए आदमियों की लिस्ट उठाओ, उनकी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, एक ही पर्ची सब जगह घूम रही है व्हाट्सएप पे कि तुमको ये बोलना, एक ही लाइन कि 2000 फलाने तक उनको देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है, सब यही बोलते मोदी के नेतृत्व में। हमारे यहाँ करनाल में जहाँ हम बैठे हैं, करनाल में मनोज वधवा के साथ ऐसे हुआ, फैक्ट्री पे छापा पड़ा, अगले दिन मोदी जी के नेतृत्व में खट्टर जी का साथ आ गया। जब कांग्रेस की सरकार होने लगी तो आस्था हुड्डा में आ गई, फिर बीजेपी बन गई। तो वो ये आस्थाएं, अब हम इनके पास भी गए, सबके पास गए, हम सब नेताओं के पास गए, भाई जनता को बचा लो, देश को बचा लो। ठीक है, अब वो अब ये एक सिचुएशन यहाँ भी आती है कि कोई आदमी इस पैसे के लालच में भी नहीं फंसता है। मान लो अपने जैसा आदमी, कोई अपनी टीम में से कोई आदमी खड़ा हो ऐसा चुनाव लड़ने का, जिसको इच्छुक हो जो कि मुझे ये सब करना है, फिर उसको लड़की के, ड्रग्स के या नेशनल सिक्योरिटी के इस किसी मामले में चुनाव तक अंदर कर दो। अगर वो इससे भी बड़ा खतरा है, अगर वो नेशनल लेवल का थ्रेट है या स्टेट लेवल का थ्रेट है, तो रोड रेज में मरवा दो, एक्सीडेंट में मरवा दो, उसका कोई शेड्यूल फिक्स है तो उसके खाने में पानी में जहर डलवा दो, उसी के आदमी से विरोध करवा के लड़ाई झगड़े में मरवा दो, उसी को घर में बोल दो तुमको इतना पैसा मिल जाए, तुम्हारी छूटने की गारंटी हमारी है। सलमान खान को सजा हुई क्या? मेरा तो विश्वास ही उठ जाता माया से और यूनाइटेड नेशन से, अगर सलमान खान को सजा हो जाती ना तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भरोसा उठ जाता कि ये इतने मान लो किसी नेता को हो जाए तो हमें भरोसा ये दिखता है कि यार ये जनता के साथ होगा नेता, तभी इसको सजा हो गई, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना तगड़ा नेक्सस है ये जजेस का, वकीलों का, पुलिस का और नेताओं का और उद्योगपतियों का। ये नेक्सस बहुत तगड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस में सब एक दूसरे को पोषण देते हैं और हम लोग सब एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। ये दिक्कत है, ये दिक्कत बड़ी है। और इससे भी नहीं मानते तो उड़ा देते हैं। स्नाइपर लगा, अभी इधर सड़क पे जा रहे हैं यार, सारा पता है, टोल टैक्स से पता लग जाता है गाड़ी यहाँ पहुंची है, मोबाइल की लोकेशन से पता चलता है बंदा यहाँ है, फोन पे बात करके लग जाता है इसके खाते में इतना पैसा है, इसके ये इतनी बातें करता है, किससे बात करता है, कितनी औकात है, कितने लोग साथ हैं, सब मालूम होता है यार उनको। मान लो अगर गाड़ी बुलेट प्रूफ भी लेके उठोगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाथरूम के लिए तो निकलोगे, होटल में तो निकलोगे, मीटिंग में तो जाओगे, पब्लिक में तो, ऐसा थोड़ी है जिसको चाहे उसको चाहे कब एक। अब अपन तो ऐसे होते हैं कि अपने तो मीटिंग में कोई भी अपने नजदीक भी आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, या कोई कहीं भी आ जाता है, तो यहाँ से क्या 5-1 हजार में आ जाता है कट्टा यूपी से। कितने में आ जाए? बहुत कम 5,000, 10,000, 2,000, मतलब आपके पास जितना पैसा उस रेट का कट्टा मिल जाएगा आपको। एक तो गोली मार ही देगा वो। एक तो चली जाएगी, चल अगली ना चले। तो एक छर्रा बहुत है आदमी को ये यकीन दिलाने के लिए कि मान लो मरा नहीं तो ये बताने के लिए जरूर है कि फिर उसको नेता पका देंगे। जैसे ये अपना ये चंद्रशेखर आजाद, ये चंद्रशेखर छोड़ा हुआ, अब मायावती के लोग जो हैं, मायावती का जो चंक है उसको तोड़ने के लिए उसी की जात का, उसी की टीम का आदमी तोड़ना पड़ेगा। उसके ऊपर यूथ का भरोसा जता दो। अब बूढ़ों को लेकर के मायावती उधर घूम रही है, इधर जवानों को लेकर चंद्रशेखर, तो जात में टूट गया 2 हिस्सों में। उसके ऊपर अटैक करवा दो, वो हीरो बन गया और बन गया। अब रोल्स रॉयस में घूम रहा है, ठाठ मौज कर रहा है, अमेरिका इंग्लैंड गया हुआ है, अब सब ट्रेनिंग लेने के लिए कि आके अपनी जात को नाश कैसे करना है। बिल्कुल, ये अमेरिका इंग्लैंड अपनी ट्रेनिंग लेने जाते हैं। तो और क्या जाते हैं नेता वहां से, कुछ और इनमें इतनी अकल है कि उनको क्लास में बैठेंगे वो वहां जाके पढ़ेंगे। मतलब नेता वहां क्या करने जाएगा, उसको क्या अकल है किसी को अकल? अकल वाला आदमी भेजते हैं क्या? यही विषय तो समझना है कि वहाँ मतलब भेज रहे हैं तो उनको जानकारी देने के लिए भेजते हैं कि तुम्हें करना क्या है। अब वहां जा करके सबसे पहले तो वो उनको उस भव्यता में बिठाते हैं। अच्छा, अब जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल आपको फोन कर दें सीएम साहब,
जाट आंदोलन में हुआ। MP के CM साहब। 56 इंच की वो हो जाएगी 56 पहले इंच तो हो ये है जाएगी। कि अब फोन में ही दिखा के, जैसे मैं दिखाता होता हूँ ना सीएम साहब का फोन में, गले फोन मिलाता हूँ, अभी साला उसी टाइम उठाता है, हाँ। जो उनसे मर्जी को मिलाओ पुराने को, ठीक है, जो पुराना नंबर है ना उसमें। अभी मान लो सीएम का फोन आ जाए तो सबसे पहले मैं देखो आया हुआ है, जितने लोग बैठे होंगे पहले सबको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, देख उसी का है, ठीक। अब कई बार तो चांद मोहम्मद साहब को सीएम साहब लिख देते हैं कुछ लोग तो। है कि नहीं? तो सही। तो इसमें क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है? तो अब वो दिखा दे, अब फिर पहले हम, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया जी। अब अरे कहाँ रह गए ऋषि जी आप? आपका निमंत्रण है ना, आपका भोजन हमारे साथ होगा रात्रि का, रात्रि का भोजन मुख्यमंत्री के साथ। आदमी छोड़ा। अब वो कट गया। अब पीए ने फोन, भाई साहब ये पूछना था किसी को साथ भी ला सकते हैं क्या? हाँ, कितने लोगों को ला सकते हैं? आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिस्ट बनाएगा किस किस को अपनी टॉर दिखानी है, फिर फोन करेगा, अरे चलना है क्या, चलो तुम। अब वहां जाएगा। मुख्यमंत्री जी दरवाजे पर खड़े आपका इंतजार कर रहे हो, आपको गुलदस्ता भेंट कर रहे हो, आपको अंदर लेकर जा रहे हो, आपको भोजन खुद अपने हाथों से ऐसे पिला, हमको गवर्नरों ने कईयों ने खिलाया है, मुख्यमंत्रियों ने कईयों ने, उस टाइम की फीलिंग बता रहा हूं भाई। बच्ची की हत्या करो। है क्या नहीं? अरे ना, अरे कारपेट बिछा होता है, इतना मुलायम होता है, जूते ऐसा लगता है क्यों पहन के आया। वहां जाओगे ना, जगह ऐसी होती है। अच्छा वहां तो ये ऐसे थोड़ी अपनी तरह 12 फुट की छत है, मतलब ऐसे घुसते ही लगता है कि यार राजमहल में एंटर किए हैं, मतलब जिस चीज को देखो उसी से भव्यता झलकती है, तो आदमी चूड़ा हो जाता है। और देखो आप मंदिर में जाओगे, गुरुद्वारे में जाओगे, कहीं ऐसी जगह जाओगे ना, वहां भी छतें बहुत ऊंची होती है, तो जहां भी हाइट बहुत ज्यादा है, चाहे किले में जाओ किसी में, पुराने किले में, तो वहां असल में अच्छा फील होता है। ये ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री या इसलिए अच्छा फील हो रहा है, उस जगह का ही ऑरा इस तरह से बनाया जाता है पूरा, क्योंकि वास्तु भी लगता है, वो सारे लोग लगते हैं, ज्योतिष भी लगता है उसमें, तो जब वो बनाते हैं तो सारा कुछ चेक करके तब लगाते हैं, जगह का भी, एनर्जी का भी, सारा कुछ। तो वहां वो जगह ही आपको अट्रैक्ट करती है बेसिकली जब आप वहां जाते हैं। अब आपने उनके साथ बैठ के खा लिया, आपके फोटो हो गए, तो आदमी छोड़ा हाई वर्ड, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब के साथ में फोटो हो गई है। तो अब जब वो अंदर बैठे बात कर रहे हैं, ये मैं मुख्यमंत्री का तो मैंने एग्जाम्पल लिया, जो बात हो रही थी कि जब यहाँ का पार्लियामेंट का सांसद या यहाँ का मंत्री जब रानी के यहाँ जाता है तो उसके साथ भी यही होता है जो हमारे साथ मुख्यमंत्री के बुलाने से होता है, क्योंकि असली मालकिन तो वही है, अभी असली मालिक तो इंग्लैंड ही है। तो मालिक के यहाँ जब नौकर जाता है तो, और वो मालिक अपने हाथ से दिखा दे, पब्लिक में फोटो भी खींच रहे हो, तो वो भव्यता को दिखाने के बाद फिर शाम को उनको एक मूवी दिखाई जाती है, जिसमें उनको बताया जाता है ये भी हमने ही मारा था, ये भी हमने ही मारा था, इसका भी हमने निपटाया था, तुम देख लो, तुमको मानना है कि जैसे अगर तुम सब्जी नहीं खाते हो तो तुमको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो पिट के खा लो या बिना पिटे खा लो। तो आप बताओ आपके पास क्या चॉइस है भाई? आपको सब्जी खानी है, पिट के खाओगे या बिना पिटे खाओगे, डिसाइड तो आपको करना, मैं तय नहीं करता, देखो मर्जी आपकी है। ठीक है ना बात? अब क्या होगा? अब बताओ आप खाओगे कि नहीं खाओगे? खाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ ऑलरेडी, यार एमएलए बनने के बाद बिना मंत्री बने भाई साहब जिंदगी पूरी होती ही नहीं इन लोगों की, बिल्कुल। और मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री का सपना उसी दिन आ जाता है, यार ये वाली नहीं, ये वाली कुर्सी चाहिए थी। सही बात है।
है? और संसद में जाते ही वहां भी ये फीलिंग होती, इस वाली पे नहीं बैठना यार, उस वाली पे बैठना है। और सबकी दौड़ वहीं जाने की है, बिल्कुल और परसेंटेज सक्सेस का रेट वही है जो बच्चों का है। जी लगभग असंभव लगभग संभव के जैसा है। संभव किसका? सिर्फ उसका जो उसका, जी। सबका मालिक है, एक जो मालिक चाहता है, वो परमात्मा वाला नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला। वो तिरछा वाला। हाँ, टेढ़े वाला, इसलिए टेढ़ा बोला था, ऊपर बोलता अदरवाइज। जो उधर वाला है, जी ठीक है। अब वो आप मान लेते हो चुपचाप वो भव्यता को देख के। अब आपने को भव्यता भी दिखा दी, देखो जी, मानोगे सम्मान मिलेगा, मीडिया आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, ठीक, कोई चूं चपड़ नहीं है, तुमको जितनी ऐश करनी है उतनी करो, जितना पैसा कमाना है उतना कमाओ, जितनी जमीन खरीदनी है उतनी खरीदो, जितने जहाज खरीदने उतने खरीदो, 20 लाख का सूट पहनना है तुम 50 लाख का पहनो, 2 लाख का पेन क्या छोड़ो, तुम 50 लाख का पेन यूज करो, तुम चश्मा 50 लाख का करो, तुम, हमें कोई टेंशन नहीं है किसको तुम क्या करते हो। जो हमने इधर से कह दिया उस पर ना नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। बाकी तुम जो तुम्हारा जी करे वो करो, हमारे वाली बात पे ना नहीं चाहिए बात। जो इस बात पे यस कर दे उसको सत्ता, जिसके दिमाग में दिख रहा है, क्योंकि वहां जो कैमरे लगे होते हैं, वहां ऐसे कैमरे नहीं लगे होते आपके वाले सीसीटीवी कैमरे वाले। वहां पे जो कैमरे लगे होते हैं वो मिलियंस में आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस को रीड करते हैं। मतलब आपका होठ ऐसे कब जाता है, आपका जो मोबाइल है, जब आप फोन के सामने रखते हो तो ये फोन का जो फ्रंट कैमरा ये 24 आवर आपको रीड करता है। तो आपने इंस्टाग्राम पे कोई अश्लील वीडियो देखी तो आपके चेहरे के भाव कैसे हो गए, मिलियंस भाव, आपकी एक एक रेखा, आपका एक एक वो चीज को रीड कर रहा है। इतना हाई रेजोल्यूशन कैमरे की इनको क्या जरूरत पड़ी है फ्रंट में देने की, सेल्फी तो बहाना है। फिर आपके सामने हिंसा वाली वीडियो आई तो तुम्हारा चेहरा कैसा हुआ, तुम्हारे सामने गुस्से वाली वीडियो आई, सब तरह की वीडियो आएंगी, वो जो वीडियो आती है वो सब तरह की आती हैं, इट्स नॉट लाइक कि एक ही जैसी आती होंगी आपको। सब तरह की आने के बाद आपका रिएक्शन क्या रहता है वो रीड कर रहा है, रीड करके एल्गोरिदम में जमा कर रहा है। तो आपके चेहरे के हर एक्सप्रेशन का इसको पता है कि ये इस टाइम गुस्से में है, डिप्रेशन में है, डाउन है, उत्तेजित है, खुश है, दुखी है, मुताया है, हगाया है। हाँ, आपको बाथरूम का प्रेशर है तो आपके चेहरे के भाव उस टाइप के होते हैं, और फिर आप बाथरूम करके आते हो तो रीड कर रहा है, अच्छा बाथरूम गया था, क्योंकि आपकी लोकेशन एग्जैक्ट देख रहा है कि उधर बाथरूम है, इधर टॉयलेट है, एक एक चीज पता है उधर उनको ना, तुम्हारी टंकी किधर है, छत की, वो भी मालूम है उनको। अच्छा, अभी रेलवे स्टेशन में जो ये चार्जिंग का दे दिया है, हैं? रेलवे स्टेशन में अंदर जो टॉयलेट है उसी में चार्जिंग का दे दिया है कि वहां भी आप न छोड़े मोबाइल। तो अच्छा, वो अब देखो ना आप, वो आपकी हर मूवमेंट को चाहते हैं कि आप रीड करते रहें। आप ट्रैवल करते समय कैसे हो, आप अब जैसे मान लो ट्रैवल करते समय आपने इंटरनेट बंद है वहां पे, मान लो आप प्लेन से जा रहे हो और वहां तो इंटरनेट काम नहीं करता है, लेकिन कैमरा आपकी सारी रिकॉर्डिंग करके रखेगा, इंटरनेट ऑन होते ही वो सब एल्गोरिदम को भेज देगा और फिर इधर से खाली हो जाएगा, काचे खाली करते हैं काचे, ठीक है। तो वो जो फोन है ये आपकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है और वो उनको भेज रहा है। ये कैसे है, जैसे ए फॉर एप्पल बताओ किसी बच्चे को, तो उसके दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो क्या बनती है, सेब की। वो जो सेब की शक्ल बनी उससे उसका दिमाग तरंगे छोड़ता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को स्टडी और रीड किया जा सकता है। तो आदमी उस वक्त क्या सोच रहा है वो रीड किया जा सकता है। आपके थॉट प्रोसेस, आपके थॉट में आया ये रीड कर लेगा उसको, क्योंकि आपके ऐसा सोचने से ऐसी तरंग आपके आसपास बनेगी, उस तरंग का मतलब ये है, ये डिकोड कर लेता है। आई बात समझ में? तो वहाँ वो ऐसे कैमरे हैं, वहां वो कैमरे हैं कि आप खाना खाते समय आप क्या सोच रहे हो वो एग्जैक्ट रीड कर रहे हैं, एग्जैक्ट, मतलब ऐसा नहीं अभी तो गुस्सा और वो बोला मैंने, वो ये सोच रहे हैं कि आप जब ये सोच रहे हो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे मार दूं, तो वहां स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे मार दूं।
जो व्यक्ति वहां गया है। वहां जो वहां गया है उस हाँ एक्सप्रेशंस को स्क्रिप्ट में, अगर आपको यकीन ना हो तो कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट था जो ऐसे करके पड़ा रहता था, कभी नहीं बोला, कभी हाथ नहीं लाया, सिर्फ सोचता था। स्टीफन हॉकिंस, जी 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 वो कहता है उसने इतनी किताबें लिख दी, कहां से लिख दी? सोचा और किताब लिख दी, ऐसे कैसे हो गया? स्क्रीन पे टाइप हो जाता था पूरा। जो सोच रहा है वो स्क्रीन पे टाइप हो रहा है। समझ गए कहानी? वो एक्सपेरिमेंट वो कब कर चुके हैं स्टीफन हॉकिंस वाला, तो बहुत पहले वो मर भी चुका है। जी तो सोचा हुआ स्क्रीन पे टाइप होता है, इट्स नॉट लाइक ऐसा ही नहीं है। तो इनसे लड़ने की ताकत केवल उस आदमी में है जो अपने सोच पे कंट्रोल कर सकता हो, जो थॉट प्रोसेस को जीरो कर सकता हो, जो अंदर विचारों को जीरो बना सकता हो, जिसका अपने थॉट्स पे कंट्रोल हो ना, केवल और केवल वो व्यक्ति इनसे लड़ सकता है। वो व्यक्ति जब तक ना मिले तब तक इंतजार करते रहेंगे अपन लोग भी, अपने को क्या बहुत आध्यात्मिक आदमी इनसे लड़ सकता है, जो इनको समझ में ना आएगी सोच क्या रहा है भाई, खा क्या रहा है ये, बिना खाए चल रहा है, बिना पिए चल रहा है, बिना सोचे चल रहा है, इसका टारगेट कुछ नहीं, इसको चाहिए कुछ नहीं, ये डरता भी नहीं, और इसको लोग भी इसके साथ, इस टाइप का आदमी ही केवल मात्र उस पॉइंट पे उनसे वार्तालाप करने की पोजीशन में है। तो वहां अगर कोई व्यक्ति वैसा तो जाएगा ही नहीं, वैसे को तो वो लोग बुलाते ही नहीं। अब नेताजी को तो सब कुछ चाहिए, नेताजी तो वहां, अब नेताजी को ये भी दिखा दिया, राज चाहिए, पैसा चाहिए, दारू चाहिए, लड़की चाहिए, सिंगापुर चाहिए, थाईलैंड चाहिए, मॉरिशस चाहिए, स्विट्जरलैंड चाहिए, स्विस बैंक का खाता चाहिए, जमीन चाहिए, और बताओ ना तुम चाहिए क्या, हेलीकॉप्टर चाहिए, जहाज चाहिए, वो मिल जाएगा। चूंच पड़नी, नाश हम अपने तरीके से करेंगे, वो लोग बोलते हैं। ठीक है ना? अगर बोलोगे तो देख लो जी भैया, हमने इसका भी किया था, इसका भी किया था, ये भी नहीं मान रहा था, इसको भी समझाया था, ये भी नहीं मान रहा था, ये देखो, वो उनके पास तो सारा सबूत है ना। आपकी सरकारी तो आपको नहीं दिखाती सबूत। सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? जी 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 उसने क्या क्या काम किया था, आप ही के लोग तो नहीं दिखा रहे ना, उनको तो पता है ना सारा कुछ, उनसे थोड़ी छुपा सकते हैं ये लोग। तो वो मतलब ये जो हमारे जो पहले सीडीएस जो थे, जनरल वीके सिंह जी और जो उनके साथ जो वीके रावत जी, और जो उनके साथ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, जो हमारे किसी देखते का में पता हुआ। चला हो यार? नहीं, चलो अभी जो रावत साहब का हमारे तो छोड़ो। देखते में जो हुआ कोरोना के समय, और हाँ। जबकि उसके 3 महीने पहले का वो जो स्टेटमेंट था उनका, उसकी कॉपी अभी भी वैसे मेरे पास रखी हुई है, मैंने उसको प्रिंट करके आके रखा है। जैविक जिसमें युद्ध उन्हें- के लिए हाँ, देश अगले जैविक युद्ध के लिए तैयार तैयार रहे, जो उनने बात की जो थी, उन्होंने और कही थी। उसके जस्ट 3 महीने बाद उनकी ये 3 महीने बाद नहीं, जिस दिन रशिया का शायद रक्षा मंत्री यहाँ आया था, उनसे मीटिंग करके गया था जी, वीके रावत ने, ये रावत साहब ने उसके लिए मना किया था, अग्निवीर के लिए मना किया था, अग्निवीर के लिए बिल्कुल मना किया और था। ये जो प्राइवेट जमीनों को बेच रहे थे आर्मी की, इसको मना किया था, और जो सामान खरीदने में जो घोटाले हो रहे थे, राफेल में जो घोटाला हुआ, उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। तो वो रक्षा मंत्री ने बोला होगा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है भैया, और ऐसे कह के गया। और रक्षा मंत्री रशिया में लैंड नहीं किया था, उससे पहले तो रावत साहब का हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। और आज तक ब्लैक बॉक्स में तो सारी जानकारी होती है, तो अब कहाँ गई वो जानकारी? वो ब्लैक बॉक्स मीडिया, का ही पता नहीं खुफिया, चला। अजीत डोवाल, स्वतंत्र, एनआईए, कुछ भी नहीं है। कोई कंप्यूटर, इंटरनेट, सिमुलेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी का सहारा नहीं लिया जा रहा। वो सारा सहारा आपका चालान काटने के लिए लिया जाना है, आपके पैसे खाली करने के लिए लिए जाने हैं। तो मतलब इट्स लाइक कि ये वॉर जो है, ये किन ताकतों के साथ है, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। अब इससे आप मतलब ये ताकत जो है ना, दैवीय ताकत, परमात्मा की ताकत, जनता की ताकत, समझ की ताकत, विचार की ताकत तो इनसे लड़ सकती है, फिजिकल ताकत नहीं लड़ सकते। फिजिकल ताकत में ये आपके सामने रोबोट्स की आर्मी लाके खड़े कर देंगे, क्या करोगे? रोबोट्स को बोल दिया कि ये आतंकी हैं, इस तरह की कंप्यूटर ये कह रहा है कि ये अब इस टाइम गुस्से में था, अब ये मारने ही वाला था, तो उससे पहले हमने मार दी गोली। क्यों जी? इस पे तो कोर्ट में भी बचत है ना। इसमें तो कोर्ट में क्या है कि अगर आपकी जान पे हमला हो रहा हो, उसको अगर मार देते हैं तो सेल्फ डिफेंस में मारा हो और वो बरी निकलता है। तो बस आपके साथ क्या कितनी देर लगती है सेल्फ डिफेंस में आपको ठोकने में? क्योंकि कागज उनके
जज उनके, पुलिस उनकी, कानून उनका, सब कुछ उनका है। हाँ, जज भी तो उन्हीं की तरह वो दे रहे हैं हाँ, अपने स्टेटमेंट हाँ, भी, तो जज उन्हीं के सारे लिए दे रहे जजेस उन्हीं के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, उन्हीं के हिसाब से बोलते हैं, चाहे समलैंगिकता पर हो, चाहे परिवार टूटने पर हो, चाहे संपत्ति के बंटवारे पर हो, चाहे समाज के बंटवारे पर हो, चाहे वित्तीय संस्थाओं के ऊपर हो, चाहे एजुकेशन पर हो, चाहे किसी मतलब किसी भी मसले पर हो, पॉलिटिक्स पर हो, जो ऊपर से आदेश आता है वही जो है जो जज है वो अपना स्टेटमेंट स्टेटमेंट देता है। तो अब आप इससे लड़ने के लिए जनता को यदि भीड़ बनाकर इकट्ठी कर दोगे तो भी नहीं लड़ पाओगे। क्यों जी? यदि जनता को आप लीड करोगे तो भी नहीं आप लड़ पाओगे। इसमें आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि ये ताकत पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी से निकलकर जनता के हाथ में आ जाए। इस लड़ाई के जीतने का एकमात्र तरीका है ये, एकमात्र तरीका जागरूकता, अवेयरनेस। दिक्कत क्या है? जो सो रहा हो उसको जगाना बड़ा आसान है। बोलने से नहीं उठेगा, हाथ लगा के उठा लेंगे, हाथ लगाने से नहीं उठा लेगा, कुछ पानी मार के, थप्पड़ मार के, खाट गिरा के, जैसे मर्जी उठा लेंगे, ठीक है ना? सो रहा है तो। लेकिन सोने का नाटक जो कर रहा है या नशे में जो है, चाहे भक्ति के नशे में हो, चाहे वो पार्टी के नशे में हो, चाहे वो सत्ता के नशे में हो, चाहे पैसे के नशे में हो, चाहे जमीन के नशे में हो, चाहे गांजे के नशे में हो, चाहे चरस के नशे में हो, चाहे किसी अहंकार के नशे में हो, लालच के नशे में हो, डर के नशे में हो, वो अगर सच के नशे में हो, है सच का नशा या सच का नशा, अहंकार का नशा, वही। कई बार आदमी, जैसे अपने जैसा आदमी कभी कई बार कह देता है कि, मान लो कह देता है, अच्छा तुम जीएसएम से कब जुड़े थे, तुमने कब से काम शुरू किया, कितने दिन घूमे हो, कितना? अरे हमको 3 साल हो गए, दिन रात लगे हुए। तो काम करने का ही अहंकार हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत करने का ही अहंकार हो जाए। हम कह दें कि हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना चाहने का, साला त्याग का ही अहंकार हो जाए कि हम तो त्याग करके बैठे हैं, उसी का गीत गाते रहते 24 घंटे, ये अपने गीत गाता रहता है वो तो कहीं भी सेट हो जाएगा अहंकार। वो कहीं मतलब आदमी को, मेरे को कोई अहंकार नहीं है, इसी का अहंकार हो जाता है। अहंकार का तो वो आके सिर पे बैठने का उसका काम है, ये तो अपना काम है उसको उतार के निकल, ओए तेरा काम नहीं है अभी तेरा रोल नहीं आया अभी। जब आने का होता है वो दिखाना पड़ता है। देखो पब्लिक के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको वही रूप पसंद आता है, वो दिखाने के लिए ऐसा दिखाना पड़ता है कि तुमको अहंकार है, वो अलग कहानी है लेकिन अहंकार के लिए समय नहीं, तो क्योंकि वो नशा है। नशे वाला आदमी जाग नहीं सकता, उसको जगा नहीं सकते, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब बात जो चली थी, जो जिस पे शुरू करी थी, वो तो कहानी अब आई है कि आप जब पब्लिक में जब जाओगे, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बस इतनी सी आपको आस जगानी है, इतनी सी जोत या जगानी है, या माचिस की तिल्ली फेंक के आनी है, या उसको हाथ मार के भाग जाना है, या घंटी बजा के भाग जाना है। उसको बस इतना सा रियलाइज हो जाए कि ये बदलना चाहिए। बस क्या बदलना है? सत्ता नहीं, व्यवस्था में भी व्यवस्था परिवर्तन में भी केवल इतनी सी बात बदलनी चाहिए कि पैसे वाले की ही क्यों, गरीब आदमी की क्यों नहीं, जिला अध्यक्ष की ही क्यों, सिंपल मेंबर की क्यों नहीं, सरपंच की ही क्यों, एक वोटर की क्यों नहीं, अमीर की ही क्यों, गरीब की क्यों नहीं, 10,000 करोड़ वाले की ही क्यों, 10 रुपये दिहाड़ी करने वाले की क्यों नहीं, उसकी क्यों नहीं चलती, उसकी क्यों नहीं सुनी जाती, जब उसके वोट की ताकत बड़े से बड़े अमीर की ताकत के बराबर है। वोट की ताकत तो बराबर है ना, अडानी भी एक वोट डालता है और गांव का दिहाड़ी करने वाला आदमी भी एक वोट डालता है, तो अडानी के बराबर ताकत रखता है। तो उस आदमी को सिर्फ ये बताना है कि तेरी ताकत इतनी बड़ी है और तेरी सुने जाने का सिस्टम है और उसका ये तरीका है। बड़े बुजुर्गों को पता था, तरीका लिखित में है, हम उसको लिखित से मौखिक पे ले आए, विरोध प्रदर्शन में जिंदाबाद मुर्दाबाद पे ले आए ये हरामखोर। इसमें सबसे बड़ा रोल नेताओं का रहा, पार्टियों का रहा, दूसरे नंबर पे रोल ट्रेड यूनियंस का रहा, सबसे ज्यादा नुकसान इस मामले में कम्युनिस्टों ने किया।
अगर कोई चीज किसी स्कूल के नुकसान के लिए है और आपने उसके सुधार के लिए 50 डिमांड सरकार से की है, तो नेगोशिएशन में 45 पर या 5 पर क्यों तुम लोग तैयार होकर के आए, बाकी 45 क्यों छोड़ी तुमने? यदि तुमको वाकई में यही पता था कि ये तुम सुधार के लिए कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जो सत्ता को सूट करता था वो उन्होंने कह दिया इतना हम कर देंगे, और जो जनता को चाहिए था वो नहीं हुआ। क्योंकि हमने क्या किया, जनता ने भी अपनी पावर सारी की सारी कम्युनिस्ट को दे दी, ये उसको मतलब कम्युनिस्ट नहीं, मतलब नेता को दे दी, जो ट्रेड यूनियन का नेता था। कोई कभी कोई ये किसान, यही काम कोई किसान नेता कर लेता है। यही काम अब मोर्चे में भी होने लगा था कि सारे लोग मोर्चे में सत्ता किसी नेता को देने लग गए थे कि तुम जो डिसाइड करोगे वही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? तुम खाते नहीं हो क्या? तुम वो कौन सा काम, ये नेता तुमसे ज्यादा कौन सा काम करता है भाई? तुम काहे को नहीं, तुम क्यों नहीं डिसाइड करते तुमको क्या चाहिए? तो तुम क्यों नहीं लड़ते अपनी लड़ाई को? तुम्हारी लड़ाई को कोई और क्यों लड़े? ये पहले अपने यहाँ आएगा तभी तो जाकर के हम लोग अब खुद बोलने चालू करेंगे, तभी तो आगे जनता को ये बता पाएंगे कि यार तुमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हम नहीं लड़ने वाले तुम्हारी लड़ाई। हम तो बता दे, हाँ ठीक है, समझ सलाह के लिए हम बैठ जाएंगे, अधिकारी से बात करने के लिए तुमसे नहीं कर जाती, हम कर लेंगे, पर तुम लड़ाई तुम्हारी होगी, हम नहीं लड़ेंगे। किसी दिन मेरे से पंगा किसी अधिकारी का, अपन ठोक देंगे एक थप्पड़। तुमको लगता है ठीक ठोका तो आ जाना, लगा गलत ठोका तो रहने देना। ठीक है कि कोई गलत चीज हो रही है उसका विरोध हम करेंगे, हमको गलत लगेगा, हम अकेले खड़े होकर करेंगे, हम इस भरोसे पर नहीं करेंगे। जिसको लगता है कि ठीक किया आ जाना, नहीं लगता है तुम बताना। ऐसे हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट और एक ब्रिज बना के चलना पड़ेगा कि हम में से कोई भी खड़ा हो, और अगर वो हमारे साथ मतलब उसका कनेक्शन है इस टाइप का। देखो जैसे कोई भी आदमी आ गया मोर्चे में, एक मीटिंग में आया और वो कहे कि मैं जनता सरकार मोर्चा हूं, देखो वो नहीं, मैं मानूंगा तब तक जनता सरकार मोर्चा नहीं बनता है जब तक वो वाकई में उसी दिशा में काम नहीं करता है जिस दिशा में अपन लोग चले हुए। तब तक कैसे जब जनता सरकार मोर्चा हो जाओगे यार? यदि आपको अपनी दुकान चलानी है, यदि आपको अपना स्वार्थ पूरा करना है, यदि आपको अपना दुकान इन द सेंस मैं भी जो कर रहा हूँ ये भी दुकान ही है एक तरह से, यही समझ लेना बस, कहीं ये ना सोचो कि दुकान का मतलब किसी व्यापार से है। मतलब आपको अगर अपनी संस्था एक अलग से करनी है, अगर वो इसी दिशा में तो आप हो जनता सरकार मोर्चा, अगर इस दिशा में नहीं है तो फिर आप अलग हो। ठीक है ना? तो वो इतना सा कॉन्सेप्ट हमको देखना है। और जब सारे लोग देख रहे हैं यार आपके जिले में कौन आदमी कैसे कर रहा है, सबको जब मालूम ही है, किसी के आरोप लगाने से मैं वैसा थोड़ी हो जाऊंगा। मतलब मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरी नौकरी कहाँ रही है, मान लो पता है कि यहाँ कुजपुरा के पास मेरा गांव है, अपनी तो टीम में उनके लोग हैं, तो चले जाओ यार मेरे स्कूल में मेरी मिड डे मील की जो काम करने वाली जो आंटी है उससे जाकर के पूछ ही लो ना कि पैसे ले कि अनाज लेके जाया करता था कि नहीं झोली में। ये मुझे तो कभी किसी ने बोल दिया था अरे तेरे स्कूल में मूंगफली आती है तो फिर तो रख लिया कर गाड़ी में, तो तेरे को खरीद के रख लूंगा यार, क्या फर्क पड़ता है, वो तो बच्चों की है। मतलब क्या है कि वो क्या है कि अगर अनाज गाड़ी में रख करके उसका मतलब सिलेंडर लेने, सड़े हुए अनाज का सिलेंडर लेने चले गए या उसका गेहूं पिसवाने या दलिया पिसवाने चले गए तो वो बेच के आए हम। मतलब वो ऐसे लगा देंगे ना सिंपली, बेसिकली वो तो पता ही रहता है यार कौन दूसरों का खाने वाला है और कौन दूसरों को देने वाला आदमी है, वो तो मतलब जनता को मालूम ही होता है। तो वो बीच के, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जिले का आदमी, आपके ब्लॉक का आदमी, आपके परिवार का आदमी बताएगा तो वो गांव में कोई तो मिलेगा जिसको लूट रखा होगा, कोई तो समाज में मिलेगा। अगर लुटेरे ने तो लूट रखा होगा भाई, उसको हिसाब तो देना पड़ेगा उसका, जिसने ले रखा है। मैंने ले रखा होगा तो आओ ना, रहेगा तो मिलेगा, हाँ, नहीं रहेगा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो वो क्या करते हैं कि आपकी हमारी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए भी मतलब बहुत साजिशें चलती हैं, तोड़ने की चलती हैं। तो आप में से कोई खड़ा होता है और यही लड़ाई लड़ रहा है तो भी हम चल पड़ेंगे। लेकिन पंगा क्या है, अब कई लोगों ने जैसे मतलब बता दिया कि ये करना है। अभी वहाँ पानीपत में हुआ, वो गांव में आए हुए थे पुलिस वाले, वो सामने खड़े हैं 3 लोग 5 लोग मेरे ख्याल से, पुलिस वाले हैं 15, और फिर भी थानेदार को बोल रहे तू नौकर है हमारा। अरे कम से कम 100 तो हो जाओ यार 15 के सामने। दम थी बात में उनकी।
मतलब ठीक है, बात गलत नहीं थी, पर जिस जो वक्त है उसको देख लो नजाकत। व्यवस्था भी तो हाँ, रगड़ देगी ना फिर वो रगड़ देगी व्यवस्था, वो बताएगी अच्छा पब्लिक को तुम बता रहे हो कि हम नौकर हैं। अब मैं तो इतना खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि इस बात के ऊपर हमको रगड़ेंगे तो इतनी जनता तो आ ही जाएगी कि थाने को मजबूर कर देगी कि अभी खाली करो इसको, अभी निकालो बाहर, खाना हमें उठा हमें कोई मतलब नहीं। खाना उठा के घर ले आएंगे। अरे हुआ था होटल में देखा उसके बाद हुआ नहीं कुछ। है होटल में देखा था ना, आई थी पब्लिक सब कुछ। हाँ, पब्लिक तो आ जाएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पॉइंट है कि ठीक है, हमको तो अब दो रास्ते हैं, सत्ता से सीधा टकरा लो सड़क पर उतर कर, विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं। तो अब हमको वो जो सत्यानाशी है, एक नया जीव आया, मेरे पिताजी उसको सत्यानाशी बोलते हैं, वो केमिकल नेम या बोटनिकल नेम नहीं पता उसका क्या, बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम। वो क्या कर रहा है, पिछली बार उन्होंने हाइब्रिड बीजों में दिया, तो पड़ोसी ने जिसने भी वो वाली धान या गेहूं या वो बीज लगाए ना, वो उनके खेत में पड़े रहे वो जीव, और वो अगली जो फसल आई उसके नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे सारी जड़ों को खोदते हुए निकल गया, तो अगली फसल का कोई बीज उगा ही नहीं, मतलब अंकुरित ही नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी बोलते हैं ये जिस खेत में आ गया इसको सत्यानाशी बोलते हैं, कुछ भी नहीं होगा उस खेत में, ठीक है ना। तो हमको क्या बनना पड़ेगा, इस व्यवस्था के लिए सत्यानाशी बनना पड़ेगा कि इनकी जड़ों में जा जाके इनकी ऐसी करनी पड़ेगी, और उसके लिए जड़ों में इनकी जड़ पब्लिक की कंसेंट में है, बस बस पब्लिक की सहमति में है, बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक की चुप्पी में है। हमें सिर्फ पब्लिक की चुप्पी को तोड़ना है और पब्लिक को सच लिखना सिखाना है, ताकत लिखनी सिखाना। भाई मुझे मेरा राशन कार्ड बनाना है, तो किसी भी गांव की महिला को, सरपंच को, पंच को, अनपढ़ आदमी को हमें इतना बताना है, दादा राशन कार्ड बनाना है ना, एक चिट्ठी लिखो, सिर्फ यही पता करो कि किस अधिकारी के हाथ में है, कौन उसके ऊपर बैठा है, कौन उसके नीचे बैठा है, और उसके नाम पर रजिस्टर्ड पोस्ट चिट्ठी भेजो, भाई मेरी उम्र इतनी हो गई है, ये डॉक्यूमेंट लगा रहा हूं, मुझे राशन कार्ड बनाना है, दिशा निर्देशित करें, इतने टाइम में मेरा राशन कार्ड बन जाना चाहिए, इतने टाइम में मेरा वोटर कार्ड बन जाना चाहिए। वो अपने आप आएगा आपके पास चिट्ठी में, बताएगा आपको भैया जी ये वहां चले जाओ और अपना काम करवा लो, ये चिट्ठी दी है तुमने, नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, एक और चिट्ठी भेज दो, मैं आया था इतने तारीख को तुम्हारे पास, तो तुमने जो है ना मेरी बात नहीं सुनी, तो क्यों नहीं सुनी, और इसकी कंप्लेंट ऊपर अधिकारी, कंप्लेंट जब तक पड़ी है उसकी प्रमोशन नहीं होती अधिकारी की, आई बात समझ में। पुलिस में नौकरी करते हुए उस अधिकारी के ऊपर कितने मुकदमे हुए, उसके ऊपर उसके खिलाफ कितनी कंप्लेंट आई, ये दर्ज होता है। तो हम एसएचओ के खिलाफ कंप्लेंट ही नहीं लिखते हैं, एसपी के खिलाफ कंप्लेंट ही नहीं लिखते हैं, एसीआर नेता के हाथ में है, उसकी एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है लिखना उसका, तो वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अगर नेता के हाथ में तो चमचागिरी नेता की मारेगा। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जो जब जब जेएसएम के पास थोड़ी ताकत हो जाएगी, जो मैंने कहा था एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, वो सिस्टम ऐसा बना के रखा हुआ है, गांव के प्रत्येक 18 साल से ऊपर के आदमी के पास एक्सेस है कि थाने का एसएचओ ने ये काम ठीक किया कि गलत, रोज शाम को वहां पे क्लिक कर सकता है, महीने में रिव्यू दिया करेंगे जनता को कि इस एसएचओ के इतने स्टार, इस एसएचओ के इतने कामों में से ये इतने %। ताकत हम पब्लिक के पास जब रिव्यू लिखने का, पब्लिक बताएगी ना कि अधिकारी भ्रष्ट है, कि चोर है, कि सच्चा है, कि बात मानता है कि नहीं मानता है, सुनता है कि नहीं सुनता, इज्जत देता है कि नहीं देता है, नेता को रिव्यू हम देंगे, समझे ना बात। वो पब्लिक जब होगी तब उसका कुछ लाभ है, माल मटेरियल निकाल के लाएंगे थैले से और वो नहीं तो अपना ठीक है भाई ऐसे ही चिल्लाते पिल्लाते रहेंगे। वो तो देखो ब्लूप्रिंट तो उस लेवल का है अपने पास, वो जो आपने बता रहा था कि संभव नहीं है क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था देखो अब वहीं आ गई, अब आपकी बात देखो कितना, एक सवाल का जवाब देखो कितना बड़ा हो। असल में इस बात को समझे बिना आप नहीं समझ सकते ना, क्योंकि अभी आप जो सोच रहे हो वो ये सोच रहे हो कि जो मौजूदा स्कूल है उसी को सुधारा जाना है, आप मौजूदा पुलिस को सुधारना है, मौजूदा जजेस को सुधारना है, मौजूदा खेती को सुधारना है, मौजूदा राजनीति को सुधारना है, मौजूदा चीजों को सुधारना है। आपका जो सोच है वो मौजूदा चीज को सुधारने पर है,
उसकी व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है, वो नहीं सुधर सकती। आपको अपनी व्यवस्था पैरेलल में खड़ी करनी पड़ेगी। गांव का सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं, उसका नाम सरकारी स्कूल से बदलकर गांव का नाम रखो। सबसे पहले तो गवर्नमेंट हाई स्कूल से नाम बदलकर सहकारी स्कूल लिखो, सामुदायिक स्कूल लिखो, या गांव का स्कूल लिखो। खाली गांव का स्कूल मतलब कोई बोले उसे तो सरकारी ना बोले, सरकारी बोलेंगे तो सरकार का हो जाएगा, जबकि उसमें जमीन हमारी लगी हुई है। इस एसएसए की बिल्डिंग से पहले बिल्डिंग जितनी कमरे बने थे गांव के लोगों ने दान दे के बनाई थी। उसमें जो टीचर्स की भर्ती शुरू में करी थी गांव ने करी थी। सरकार ने तो मास्टरों की तनख्वाह देने के बहाने कंट्रोल ले लिया। तो जब तक कंट्रोल सरकार के पास है तब तक उस गांव के उस स्कूल में, आपकी जमीन के स्कूल में, आपके मुताबिक और आपके बच्चों के हिसाब की पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आपको पहले गांव को यह समझाना पड़ेगा कि ये जमीन तुम्हारी है, ये गांव तुम्हारा है, ये स्कूल तुम्हारा है, इसमें पैसा तुम्हारा लगा हुआ है और तुम्हारे बच्चों के लिए है। तो अब तुम्हारे बच्चों के लिए जो एजुकेशन होगी वो तुम तय करोगे, वो तय नहीं करेंगे। नहीं समझ गए? अब हमको तय करनी है। अब सबसे पहले तो ये बात समझ लेना वो कि ये तंत्र नहीं सुधारने वाला। चिट्ठियां लिख के थक गए, ट्रेड यूनियन थक गई, मास्टरों की यूनियन थक गई, प्राइमरी यूनियन अलग, लेक्चरर यूनियन अलग, टीचर यूनियन अलग, ये फलाना संघ अलग, ये फलाना संघ। सैकड़ों की संख्या में टीचर यूनियन, हजारों की संख्या में टीचर यूनियन है। तो अगर इतनी सारी टीचर यूनियन से कुछ सुधार नहीं हुआ, सारी पार्टियों की सरकार आ गई, अगर किसी सरकार से किसी पार्टी से सुधार नहीं हुआ तो एक बार गांव वालों तुम ट्राई करके देख लो ना। क्योंकि इनके तो बच्चे नहीं है, यूनियन वालों का तो बच्चा उस स्कूल में कोई नहीं पढ़ता, टीचर का तो बच्चा उस सरकारी स्कूल में, उस गांव के स्कूल में कोई नहीं पढ़ता, नेता का तो बच्चा वहां नहीं पढ़ता, सरकार में तंत्र में बैठे आदमी का बच्चा तो आपके उस स्कूल में पढ़ता नहीं। जब उनका बच्चा ही नहीं पढ़ता है तो उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है ही नहीं है। तुम्हारा बच्चा वो क्यों करेंगे? चलो उनके थ्रू सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो तो उस स्कूल को सुधारेंगे ना जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है। ठीक है? तो अब गांव आपका, स्कूल आपका, जमीन आपकी, बच्चे आपके, तो तंत्र आपका, तो मास्टर आपका और पैसा आपका। पहले तो ये समझाना कि बोलो कोई और करेगा इसको। जैसे देखो, आपको तय बिठानी पड़ेगी बातों की। आप सोचो 5 मिनट में समझ जाएगा, गांव का आदमी नहीं समझेगा। उसके साथ बैठ के उसी के मुंह से आप इन बातों को, ये मैं इसलिए इतनी लंबी चौड़ी लेता हूं कि आप इनमें से जो उस वक्त माहौल लग रहा है निकाल के यूज कर लो। ये इतनी सारी बातें जो बोलता हूं ये इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें से निकाल के यूज कर लो कि ये पॉइंट है भाई। हर सवाल का जवाब हमारे पास होना चाहिए। सवाल तब आएगा जब गांव में जाकर बात करोगे। बात करने के लिए समय चाहिए, समय इन्होंने किसी के पास छोड़ा नहीं, सबको इंस्टॉलमेंट भरनी है, सब बिजी, सब इजी और बिजी की लाइफ में कटे हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने पूरा जाल बिछा रखा है। हमारे पास सब्र है कि नहीं इसके ऊपर निर्भर करता है। तो गांव के आदमी को मात्र इतना सा समझाना है कि भाई ये तुमको ही बदलना पड़ेगा, और ये सवालों के जवाब उनको आ गए। अब जब गांव का आदमी बोले कि यार कैसे बदलना है, हाँ मेरा एक प्रश्न था। हाँ 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 आप जिस शिक्षा क्रांति की बात करते हैं उसके विषय में बताइए कि वो शिक्षा क्रांति क्या है जो ये पैरेलल स्कूल जो चल रहे हैं या जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसी पे मैं आ रहा हूँ। जी। अगला जो मेरा बिंदु था वो यही था कि मान लो गांव वालों को हम कह रहे हैं कि ये सरकारी स्कूल सुधरेगा कैसे, है ना, इतना ना चल निकल। अब वो कह रहे हैं कि ये सरकारी स्कूल सुधरेगा कैसे, ये तंत्र जो है ये सुधरेगा कैसे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक काम कर लेते हैं भाई, देखो एक रातों रात तो बदलाव नहीं होता है, मेरी अकेले की भी कोई नहीं सुनता है, तो अपन ने इसको दूसरी बना लेते हैं वीडियो, अगली वीडियो बना ले, काट कर